Hi everyone, I hope all of you are doing very well. To all the CA फाउंडेशन स्टूडेंट जिनके भी एग्जामिनेशन जनवरी 26 में, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे चल रही होगी. इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग रिवीजन ऑफ इन्वेंट्री टॉपिक. क्यों इन्वेंट्री से हर अटेम्प्ट में 5 नंबर का श्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एंड कभी कभी ICAI इस चैप्टर से 5 नंबर का एडिशनल थेरेटिकल क्वेश्चन पूछते भी जो कि ईजी होता है. तो इस वीडियो में कम्प्लीटली एंड टू एंड इन्वेंट्री टॉपिक को हम कवर करेंगे. वीडियो को स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग दूंगा, इसके सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे. फिर उसके बाद आई विल कवर किस किस तरीके के क्वेश्चंस ICAI एग्जाम में पूछती है, सारे तरीके के एडजस्टमेंट कवर करेंगे. एंड उसके बाद आई विल टेल यू कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं. तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इन्वेंट्री वाले चैप्टर के लिए इस वीडियो को छोड़ के आपको कुछ नहीं देखना है. इसमें आपको कम्प्लीटली ये टॉपिक कवर हो जाएगा. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस चैनल में किसी भी तरह कंटेंट आप मिस ना करो. एंड जो भी मैं PDF यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो. लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है. एक बात बताओ, जब आप किसी मेडिसिन शॉप पे जाते हो तो बहुत सारे मेडिसिन पड़े होते हो, उसी को तो बोलते हैं इन्वेंट्री. स्टॉक पड़ा हुआ है, राइट. किसी आप सुपरमार्केट में गए तो वहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ आपके सॉप्स पड़े हुए हैं, शैम्पूस पड़े हुए हैं, कुछ बिस्किट्स पड़े हुए हैं. वो सब क्या है? स्टॉक ही तो है, इन्वेंट्री. इसका मतलब इससे ये समझ में आया वो क्या कर रहे हो, उसको बेच रहे हैं वहाँ पे. तो इन्वेंट्री का मतलब ये समझ में आया कि कुछ चीज़ जो हम बेचते हैं, राइट, जिस पे हम अपना धंधा कर रहे हैं, जो हम बेच रहे हैं, ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग चलो पढ़ते हैं क्या ICAI के स्टडी मटेरियल में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में डेफिनेशन दिया हुआ है. तो इन्वेंट्रीज मीन्स असेट्स. ये असेट्स ही तो है, राइट. ये तो मेरा असेट्स है. विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. सेकेंड, हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल. थर्ड, held for consumption in the production of goods, services for such sale, including maintenance services, consumables other than machinery, spares, servicing equipment, standby equipment. तो देखो अभी तक इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, राइट. बट हमें तीनों डेफिनेशन में, जो तीनों लाइनों में एक चीज़ हमें कॉमन मिल गया, सेल सेल सेल. इसका मतलब इन्वेंट्री का सेल से ही कनेक्शन है. इसका मतलब जो हम सेल के लिए रखे हुए, तो हमारा जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग था बेसिक कि अच्छा जो सेल के लिए पढ़ा रहता है, वो डेफिनेशन एकदम सही है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल. किसी भी एक टेक्सटाइल कंपनी को अपने दिमाग में इमेजिन कर लो. एक टेक्सटाइल कंपनी, तो आप एज अ कस्टमर वहाँ जाओगे तो उसके पास जो क्लोथ्स पड़े हुए हैं, जो ट्राउजर्स पड़े हुए, जो शर्ट्स पड़े हुए, साड़ीज़ पड़े हुए, उसको आप एज इट इज़ खरीद सकते हो. दिस आर कम्प्लीटेड, इसलिए आप खरीद रहे हो. बट उस टेक्सटाइल कंपनी के बैक एंड में कुछ ऐसे भी तो क्लोथ्स होंगे जो अभी बन रहे होंगे, जिसका डिज़ाइन बनना बचा हुआ है, जो स्टिचिंग अभी हो रही है, जिस पर बटन्स अभी लगना बचा हुआ है, किसी का आयरन बचा हुआ है, किसी का पैकिंग बचा हुआ है. तो इसका मतलब ये अभी तो सेल नहीं हो पाएगा, बट कल परसों 2 4 5 दिन बाद तो वो इस कंडीशन में आ जाएंगे जिसमें मैं उसको सेल कर पाऊँगा. प्रॉपर्ली पैक्ड हो जाएंगे, प्रॉपर्ली स्टिच्ड हो जाएंगे, प्रॉपर्ली उसमें कलर लग जाएगा, प्रॉपर्ली उसमें हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे, तब तो उसको बेच सकेंगे. तो इसका मतलब दिस इज़ इनकम्प्लीट एज ऑफ नाउ, बट व्हेन इट विल बी कम्प्लीटेड इट विल बी सोल्ड इन द मार्केट, राइट. तो अभी मैं बोल दूँ ये कंप्लीटेड नहीं है, इनकम्प्लीट है. इन्वेंट्री है बट इट इज़ इनकम्प्लीट इन्वेंट्री. ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर टर्म यूज़ करूँ, वर्क इन प्रोग्रेस. अभी इसका कंप्लीशन बचा हुआ है, बट अपॉन कंप्लीशन इट कैन बी रेडी फॉर सेल, राइट. तो क्लोथ्स अंदर स्टिचिंग, क्लोथ्स अंदर डिज़ाइनिंग, ये क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस. जो शर्ट्स, ट्राउजर्स और साड़ी पड़े हुए, इसको हम क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स. ये फिनिश्ड है, ये अभी एज इट इज़ सेल हो सकते हैं, बट दिस आर वर्क इन प्रोग्रेस. ये अभी सेल नहीं होंगे, इनको कंप्लीट करेंगे फिर सेल होगा. क्या एक बात बताओ, उसके और थोड़ा पीछे जाए तो क्या उसके पास कुछ कॉटन्स भी पड़ेंगे, यार्न्स भी पड़ेंगे, फैब्रिक्स भी पड़ेंगे, कुछ बटन्स पड़ेंगे, थ्रेड्स पड़ेंगे. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ रॉ मटेरियल. मैं बोल दूँ इसको मैं कंज्यूम करूँगा एंड फिर वो शर्ट बना के बेचूँगा, तो इसको मैं बोलता हूँ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स. जो 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 मेरे थ्रेड्स है वो तो एज इट इज़ उसमें कंज्यूम हो जाएंगे ना. दे विल लूज देयर इंपॉर्टेंस. रॉ मटेरियल विल लूज देयर इंपॉर्टेंस एंड विल बिकम फिनिश गुड्स. तो रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स इज़ ऑल्सो इन्वेंट्री, जो कि फ्यूचर में कंज्यूम होंगे एंड फिर वो फिनिश गुड्स बनेगा. अब मैं इस डेफिनेशन में आऊँ तो अब इस डेफिनेशन समझना. इन्वेंट्री मीन्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो इसका मतलब जो कंप्लीटेड पड़ा हुआ है, शर्ट्स, साड़ी, ट्राउज़र्स, पैंट्स, ये यहाँ पे आ जाएंगे.
या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, जो कि भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो बेच देंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस। या फॉर कंजम्पशन, जैसे थ्रेड्स हो गए, बटन्स हो गए, फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सच सेल, ठीक है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाई, कंज्यूमर। हो सकता है कुछ ही मशीन में हम ऑयलिंग ग्रीजिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो कंज्यूमर्स में आ जाएगा, राइट। ये डेफिनेशन आपको रट्टा एकदम नहीं मारना है, बस सब समझना है। तो अभी तक हमने क्या समझा, उतनी बड़े से बड़े डेफिनेशन को हमने क्या समझा, इन्वेंट्री मीन्स एसेट्स विच आर फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स, ठीक है। किसी और इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल। एक ऑटोमोबाइल कंपनी को इमेजिन करो, उसके पास 4 व्हीलर पड़े हुए, 3 व्हीलर पड़े हुए, 2 व्हीलर पड़े हुए, एज इट इज़ आप जाके खरीद सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यस। कुछ कुछ कार्स तो उनका असेंबली लाइन में ही पड़ेंगे ना, किसी का बस इंजन बना हुआ है, किसी के ऊपर भी बॉडी पार्ट लगना बचा हुआ है, तो दिस इज़ स्टिल ऑन द असेंबली लाइन, ठीक है। बट आफ्टर 10, 20, 30, 40 डेज ये बन के मार्केट में बिक्री हो सकता है। तो इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, राइट। बट कुछ कुछ ऐसे भी तो होंगे जो स्टील सीट्स है, जो स्टील सीट्स से बॉडी पार्ट बन के फिर लगेगा, तो स्टील सीट्स इज़ नॉट माई फिनिश गुड्स, स्टील सीट इज़ माई रॉ मटेरियल विच विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बॉडी पार्ट्स। तो स्टील सीट्स हो गए, टायर्स हो गए, इंजन हो गए, इसको मैं एज इट इज़ नहीं बेचता हूँ, बट इसको मैं गाड़ी में लगा के बेचूंगा, राइट। सो दे डोंट हैव एन इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस, they will lose their significance and become the finished goods. तो स्टील सीट्स, टायर्स, इंजन्स, नट्स, बोल्ट्स, लुब्रिकेंट्स, पेंट, ये हो गए रॉ मटेरियल इन कंज्यूमेबल्स। एक रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक बिल्डर को इमेजिन कर लो। एक बिल्डर के पास आज कंप्लीटेड फ्लैट बचा हुआ है, जो कि आज जाके बोलूँगा तो मुझे बेच देगा वो 10 करोड़ में, ठीक है, या फ्लैट्स पड़ा हुआ है, हाउसेस पड़े हुए, तो दिस इज़ व्हाट, फिनिश्ड गुड्स, राइट। कोई बिल्डिंग उसका हो सकता है ना अभी बन ही रहा है, जिस पे फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, दूसरा फ्लोर बन रहा है, दूसरा फ्लोर बन चुका है, तीसरा बना हुआ है, तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ये उसके लिए क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल। बट कुछ ऐसा भी तो होगा जिसके पास सीमेंट पड़ा हुआ है, ब्रिक्स पड़ा हुआ है, राइट, सैंड पड़ा हुआ है, टाइल्स पड़ा हुआ है, पेंट्स पड़ा हुआ है, जो कि एज रॉ मटेरियल है बट बाद में यूज़ होगा एंड फिनिश गुड्स बनेगा, राइट। तो ये हो गए रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एफएमसीजी का एग्जांपल ले लो, आईटीसी का। तो उसके पास जो सॉप पड़े हुए, बिस्किट पड़े हुए, एकदम जो हबी जाके वो बेच सकता है, शैम्पू पड़े हुए, दिस इज़ व्हाट, फिनिश्ड गुड्स। बट कुछ कुछ बिस्किट्स ऐसे भी तो होंगे जो अभी ओवन में होंगे, कुछ शैम्पू हो सकता है अभी मिक्सिंग हो रहा होगा जिसमें केमिकल्स का, कुछ हो सकता है सोप्स मोल्ड हो रहे होंगे अभी, राइट। तो दिस इज़ व्हाट, वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि बाद में सेल होगा अपॉन देयर कंप्लीशन। अब हो सकता है मैं सोप में कोई ऑयल यूज़ करता हूँ, फ्रेगनेंस यूज़ करता हूँ, केमिकल्स यूज़ करता हूँ, ठीक है, शैम्पू में या सोप्स में, या फ्लोर, शुगर, जो कि अल्टीमेटली बिस्किट बन रहे हैं। तो फ्लोर और शुगर से बिस्किट बन रहा है, तो फ्लोर एंड शुगर का इंडिविजुअल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, दे लूज देयर एग्जिस्टेंस एंड बिकम द फिनिश गुड्स। तो फ्लोर एंड शुगर मिल के बिस्किट बन रहे हैं, राइट। तो दे आर रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स, राइट। पैकिंग मटेरियल हुआ, तो दिस इज़ व्हाट, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। तो अभी तक डेफिनेशन में क्या समझ में आया, इन्वेंट्री का मतलब हुआ एसेट्स जो कि हेल्ड फॉर सेल है, मतलब फिनिश गुड्स, या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, वर्क इन प्रोग्रेस, या विच आर हेल्ड एज रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। सर्विसेज वाला एग्जाम्पल भी लूँगा। अब सपोज कोई आप रेस्टोरेंट होटल में चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे जो कंप्लीट बना हुआ है खाना वाना जो बना हुआ है वो उनका क्या हो गया, इन्वेंट्री हो गया, राइट। कुछ खाना बन रहे किचन में, वर्क इन प्रोग्रेस। बट जो उनके पास वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज कुछ आपकी ग्रोसरी पड़े हुए हैं, कुछ क्लीनिंग का सप्लाई पड़ा हुआ है, तो दिस इज़ व्हाट, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्विस। बट ऐसा भी तो हो सकता है कोई सर्विस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर। आप किसी डेंटिस्ट के पास गए, ठीक है, अपना डायग्नोस कराने के लिए, तो अब डेंटिस्ट के पास जब गए, राइट, तो डेंटिस्ट तो कोई सामान नहीं बेच रहा है, राइट, डेंटिस्ट को सामान तो बेच नहीं रहा है, वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है। बट वो सर्विसेज जब रेंडर कर रहा है तो आप देखते हो कि वो ग्लव्स पहन रहा है, कुछ सर्जिकल कंज्यूमेबल्स यूज़ करता है, हो सकता है कोई पट्टी यूज़ कर रहा है जो एक कस्टमर में ही बस यूज़ हो रहा है, उसके बाद वो फेंक दे रहा है, राइट, या कुछ सिरिंज हो गए, तो दिस आर व्हाट, दिस आर कंज्यूमेबल्स।
तो इनका कोई फिनिश गुड्स नहीं है, ये कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं है, तो वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं होगा, राइट। इनका कोई फिनिश गुड्स भी नहीं होगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं होगा, तो इनका क्या होगा, जो कंज्यूमेबल्स है, राइट, जो वो यूज़ करते हैं इन रेंडरिंग ऑफ देयर सर्विसेज, जैसे ग्लव्स हो गया, सर्जिकल कोई कंज्यूमेबल्स हो गया, राइट, पट्टी वट्टी कोई पड़ा हुआ है उनके पास, या सिरिंज हो गया, राइट। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेंट्री। तो आई थिंक अब आपको इन्वेंट्री का मतलब क्लियर हो गया। इन्वेंट्री का मतलब होता है एसेट्स जो कि सेल के लिए पड़े हुए हैं, मतलब फिनिश गुड्स, या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल है, या फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स। नाउ इन्वेंट्री किस किस फॉर्म में हो सकता है? तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो आपके पास हो सकता है एज फिनिश गुड्स हो, या कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होगा, या रॉ मटेरियल से कंज्यूमेबल्स होगा। ट्रेडिंग के केस में क्या होगा, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग वाला तो कुछ कर नहीं रहा है, वो जस्ट दे के बेच दे रहा है, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स होगा। हाँ, अगर वो पैकिंग वैकिंग करता होगा तो उसके पास पैकिंग मटेरियल्स होगा, कंज्यूमेबल्स होगा। सर्विस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमेबल्स रहेगा, राइट ना। अब डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा था क्या, कि जब आप रॉ मटेरियल वाला पढ़ रहे थे, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीन स्पेयर्स सर्विसिंग इक्विपमेंट स्टैंड बाई इक्विपमेंट। तो देखो दो चीज़ होता है, एक हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट और एक हम बोलते हैं करंट एसेट, राइट। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे बड़े बड़े मशीनरीज हो गए, ठीक है, जो हमारा जिसका लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होता है, राइट, जिसको हम बेचते नहीं है बट हो सकता है हम प्रोडक्शन में, सर्विस रेंडरिंग में यूज़ करते हैं, जिसका लाइफ मोर देन 12 मंथ्स या मोर देन 1 ईयर होता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। हमारा कार हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, राइट, बिल्डिंग हो गया। करंट एसेट का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का जैसे इन्वेंट्री हो गया, ठीक है, या ऐसे एसेट्स जो 12 महीने में रियलाइज हो जाएंगे, जैसे मेरा डेटर हुआ जिसको मैंने सेल किया क्रेडिट्स में और जो 3 महीने में मेरे को सब पैसा दे देगा, तो ये क्या हो गया, करंट एसेट। तो करंट एसेट का लाइफ लेस देन 12 मंथ्स होता है, बट फिक्स एसेट का लाइफ क्या होता है, मोर देन 12 मंथ्स, ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर सर्विसिंग इक्विपमेंट या स्टैंड बाई इक्विपमेंट विच कैन बी यूज ओनली इन कनेक्शन विथ फिक्स एसेट। तो अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट्स, ऐसा कोई स्पेयर्स है, क्योंकि देखो हम स्पेयर्स कंज्यूमेबल्स ऐड कर रहे थे, बट ऐसा कोई स्पेयर्स कंज्यूमेबल्स है जो कि सिर्फ फिक्स्ड एसेट के लिए यूज़ होगा, तो उसको मैं इन्वेंट्री नहीं बोलूँगा। जैसे बटन्स हो गया, ये तो कंज्यूमेबल्स क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है, इन्वेंट्री में यूज़ हो रहा है, फिनिश गुड्स बनाने में, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ये कंज्यूमेबल्स है जो कि इन्वेंट्री होता है। बट कुछ कुछ ऐसे कंज्यूमेबल्स स्पेयर्स भी होते हैं, या स्टैंड बाई इक्विपमेंट होता है, या सर्विसिंग इक्विपमेंट जो कि फिक्स्ड एसेट के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो उसको फिक्स्ड एसेट माना जाता है, उसको इन्वेंट्री नहीं बोलोगे, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना है, इसको कोई भी आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी नहीं आता। जैसे हो सकता है आप जब कपड़ा बना रहे हो तो आपके कोई लूम इक्विपमेंट है, लूम इक्विपमेंट का कोई सर्विसिंग पार्ट हो गया, या कोई उसका स्पेयर हो गया, या लेट्स सपोज जिससे आप कपड़े की डिज़ाइनिंग कर रहे हो, डाई कर रहे हो, डाई वाले मशीन का कोई स्पेयर पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये तो फिनिश गुड से डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं है ना, तो इन्वेंटरी कनेक्शन में यूज़ नहीं हो रहा है, ये तो उस मशीनरी का स्पेयर हो गया, राइट। इट इज़ नॉट स्पेयर ऑफ द इन्वेंट्री, इट्स स्पेयर ऑफ द फिक्स्ड एसेट। या कोई कार बना रहा हो तो उसका असेंबली लाइन है, तो असेंबली लाइन के लिए अगर कोई सपोज इक्विपमेंट है, या असेंबली लाइन के लिए कोई स्पेयर है, ठीक है, तो वो फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। या सपोज मैं रियल इस्टेट में हूँ, तो मेरे पास जो क्रेन पड़ा हुआ है, क्रेन एडिशनल पड़ा हुआ है, स्टैंड बाई पड़ा हुआ है, या स्पेयर पार्ट क्रेन का पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो सैंड होता, अगर वो लेट सपोज कुछ सीमेंट होता, तो मैं बोलता हूँ कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल्स है मेरे इन्वेंट्री के लिए। बट अगर वो क्रेन के लिए है, स्पेयर पार्ट्स क्रेन के लिए कोई स्टैंड बाई है, तो वो फिक्स्ड एसेट होगा, ठीक है। डॉक्टर के लिए, डॉक्टर जो सर्जिकल कंज्यूमेबल्स यूज़ कर रहा था, बैंडेज हो गया, कोई पट्टी हो गया, उसको मैंने बोल दिया इन्वेंट्री है। बट हो सकता है उसके पास वेंटिलेटर एडिशनल पड़ा हुआ है स्टैंड बाई, या जिस मशीन से एक्सरे कर रहा है उसका ट्यूब है, तो वो तो उस मशीनरी के लिए स्पेयर है, वो उस मशीनरी का स्टैंड बाई है, तो उसको मैं फिक्स एसेट बोलता हूँ, उसको मैं इन्वेंट्री नहीं बोलता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इन्वेंट्री को वैल्यू क्यों करते हो। मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप क्या करते हो, आप मोबाइल फ़ोन सेल करते हो, आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, मैन्युफैक्चर नहीं करते, मोबाइल फ़ोन खरीद के सेल कर देते हो, तो यू आर ए ट्रेडर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, और सिंस आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया, आपने जाके मार्केट से 15 फ़ोन खरीद लिए 5,000 रुपये करके, तो आपने 75,000 रुपीज़ पे कर दिया, और साल भर में आपने 12 फ़ोन बेचा 6,000 रुपये करके, तो आपने 72,000 रुपये मार्केट से ले लिया, राइट। तो ये आदमी जो ये धंधा कर रहा है, ये साल के ख़त्म होने पे क्या सोच रहा है, मैंने 6,000 का एक फ़ोन बेचा और 5,000 में ख़रीदा, इसका मतलब एक फ़ोन से मैंने 1,000 रुपये कमाए, और मैंने 12 फ़ोन बेचे, तो मैंने 12,000 का सेल कर दिया। तो वो तो सपने में देख रहा है 12,000 का है। अब उसका अकाउंटेंट क्या बोल रहा है,
एक बात बताइए सर, आपने 72,000 रुपीज़ सेल करके लिया और परचेज में तो आपने 75,000 दे दिया, तो इसका मतलब आपने तो 3,000 को लॉस कर लिया। अब वो मेरे पास लेकर आया तो मैंने बोला यार ये तो पूरा गलत है। आपने 72,000 का सेल दिखाया एकदम सही है, बट 75,000 का परचेज़ कैसे हुआ? एक बात बताओ, जब आप सेल कर रहे हो तो आप सेल में 12 मोबाइल फ़ोन्स का सेल दिखा रहे हो, बट जब परचेज़ कर रहे हो तो 15 दिखा रहे हो। तो अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, कि जितने आपके रेवेन्यूज़ है उसके मैच्ड एक्सपेंसेस को आप दिखाओ। और तो मैं ये बोलूँगा, एक बात बताओ, आपने सेल तो किया 12 फ़ोन का, राइट, बट आपने परचेज़ के कितने? परचेज़ तो आपने 15 फ़ोन का ले रखा है, बट एक्चुअली में आपको कॉस्ट कितने का लेना चाहिए? 12 फ़ोन का। तो मैं ये बोलूँगा, अच्छा परचेज़ तो मैंने 15 किया था, बट मेरे पास 3 आज भी है, इसका मतलब 3 आज स्टॉक के फॉर्म में है, वो तो आपने बेचा ही नहीं है, तो उसको आप क्यों कंसिडर कर रहे होगे? अभी तो उसका रेवेन्यू ही नहीं आया है, उसका तो आप नेक्स्ट ईयर में सेल करोगे, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको दिखाओगे ना रेवेन्यू से माइनस करके। तो आपने जब 12 फ़ोन सेल लिए हो तो आपको 15 फ़ोन दिखाना तो गलत है। तो मैं बोलता हूँ 15 तो मैंने खरीदा, बट 3 मेरे पास स्टॉक में है, तो मेरे पास कितने बचे? 12। तो 12 × 5,000 60,000। और अब उसका सपना पूरा हो गया जो ये बोल रहा था, अच्छा मैंने 12,000 का प्रॉफिट कमाया, तो यस उसने 12,000 का प्रॉफिट कमाया। तब यहाँ से जन्म होता है एक कॉन्सेप्ट का जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, कि आपको क्लोजिंग स्टॉक क्यों निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक इसलिए निकालना है क्योंकि मेरे कुछ एक्सपेंसेस परचेजेस है जो आज भी स्टॉक के फॉर्म में है, तो क्लोजिंग स्टॉक जब मैं निकालूंगा तो मेरा मैच्ड एक्सपेंसेस आएगा, बिकॉज वो तो अभी सेल ही नहीं हुआ है ना। तो मैंने जितना भी खरीदा उसमें से अगर कुछ साल में बचा है तो उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ताकि मेरे जो सेल हुए उससे करेक्टली मेरे एक्सपेंस मैच हो पाए, ठीक है। और एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब जितना आपने गुड्स को सेल किया है, 12 गुड्स, उसी का आप कॉस्ट दिखाओ। तो ये 60,000 जो है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देता हूँ तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? जो भी सेल नहीं हुआ है, राइट। तो जब मैं उसको निकाल देता हूँ तो बचा जाएगा कितना सेल हुआ है। तो जितना सेल से मैंने कमाया उससे मैं माइनस क्या करूँगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना मैंने गुड्स सेल करने के लिए खर्चा किया उसी को माइनस करूँगा, तो मेरा आ जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो अब 12,000 सही आएगा, यस। तो अब मैचिंग प्रिंसिपल भी आपको मैंने बता दिया कि जितने आपके रेवेन्यू होते हैं उसके मैच्ड एक्सपेंसेस को आप रिपोर्ट करते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल विथ ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका फाइनल अकाउंट्स हो गया होगा, तो उनको ट्रेडिंग अकाउंट पता होगा। जिनको नहीं भी पता है, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब समझो इट्स अ फिनिश गुड्स अकाउंट, कि जो आपका गुड्स कंप्लीट हो गया आप उसी को मार्केट में बेचोगे, तो उससे आपने कितना प्रॉफिट लॉस कमाया फिनिश गुड्स से, वो बेसिकली आता है इसमें। तो ट्रेडिंग अकाउंट को समझिए फिनिश गुड्स अकाउंट। तो एक बात बताओ, फिनिश गुड्स मेरे पास कितना था? ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था, नील। हमने कितना परचेज़ किया, मतलब कितना से मेरा फिनिश गुड्स भरा? डेबिट 75,000 से भरा। खरीदा था हमने 15 × 5,000, और हमने फिर बेच दिया कितना? 12 × 5, 12 × 6 72,000। बट क्या 72,000 में से 75,000 माइनस करूँगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा 3,000 का। बट क्या मैंने लॉस किया? मैंने तो 5,000 का चीज़ को 6,000 में बेचा, तब भी मैं लॉस कर रहा हूँ। मैंने तो 1,000 12 फ़ोन बेच के कमाया है, मतलब 12,000 कमाया है। मतलब 3 ऐसे फ़ोन हैं जो अभी तक सेल नहीं हुए, राइट। तो इसी से तो स्टार्ट होता है मैचिंग प्रिंसिपल का, कि जितना आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ किया है, जितना का आपने सेल बुक किया है, उतनी का आप खर्चा बुक करो। तो आप बोलते हो बाई क्लोजिंग स्टॉक 3 × 5,000। 3 क्वांटिटी ऐसे जो मैंने अभी तक सेल नहीं किया, जो कि मेरा स्टॉक है, जो मेरा एसेट्स का पार्ट है अभी, × 5,000 15,000। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो आपने सेल किया उसका कितना कॉस्ट लगा, राइट। जो आपने सेल किया उसी कॉस्ट पे पहुंचने के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक तो अभी सेल ही नहीं हुआ, इसलिए जो सेल हुआ उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ, इतना मेरा अभी भी क्लोजिंग स्टॉक है जो कि सेल नहीं हुआ है, जो कि नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट्स 12,000, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हुआ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस लगता है, ठीक है, आप डिटेल में समझेंगे अभी, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लग गया, ठीक है, डायरेक्ट लेबर लग गया, तो उसको भी ऐड करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इससे आ गया कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 12,000, जो हमने डिस्कस किया था ना। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? कि हमें इन्वेंट्री का वैल्यू तो डिटर्मिन करना है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास फ़ोन कितना पड़ा हुआ था, 3 × रेट 5,000, तो 15,000 आ गया। तो क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। इस इन्वेंट्री को हम क्या करते हैं? तो मैं बोलूँ इस इन्वेंट्री को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते हैं। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसलिए डालते हैं? ताकि मेरा करेक्ट प्रॉफिट आ पाए। अगर क्रेडिट साइड में नहीं डालूंगा
तो क्लोजिंग स्टॉक भी कहीं ना कहीं एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा, जो कि हो रहा था, राइट। 72,000 सेल किया, 75,000 का एक्सपेंस हो गया, तो गलत था। तो मैंने बोला जो टोटल कॉस्ट है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा दो, राइट। तो इसलिए ट्रेडिंग को क्रेडिट साइड में निकलता है ताकि टोटल जो परचेज है उसमें से माइनस हो जाए। तो इसका मतलब इसका एंट्री जो होता है, जनरल एंट्री, वही होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मतलब कुछ परचेजेस के ऐसे पार्ट है जो कि अभी सेल नहीं हुए, ठीक है, वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में जाता है, एंड क्योंकि ये हमारा एसेट है, राइट, अभी तो सेल नहीं हुआ, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है एज करेंट एसेट। जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कार आता है, वैसे करेंट एसेट में इन्वेंट्री आता है, जो कि 12 महीने के अंदर में रियलाइज हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, राइट, जिसको हम बेच देंगे, विच आर हेल्ड फॉर सेल, राइट। ठीक है, नाउ छोटा सा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में आ सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करें, इसका सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस, क्यों ही करना है, ठीक है। तो मैंने बोला डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। एक बात बताओ, इस ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं ज़्यादा दिखा दूँ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा दूँ तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक को मैं ज़्यादा कर दूँ तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक को कम कर दूँ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में हेल्प करता है, राइट। दूसरा, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम दो चीज़ बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है कि मैंने कितना कमाया धंधे से, राइट। मैंने 100 रुपये की चीज़, सपोज कि मैंने 100 रुपये के धंधे से स्टार्ट किया था, मैंने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 50 रुपये का सेल किया, 30 रुपये का खर्चा करके, तो 20 रुपये मैंने कमाया। तो मेरा ईयर एंड पे क्या हुआ, 100 + 20, 120 का पोजीशन हुआ मेरा, राइट। मैंने 100 से स्टार्ट किया था, आज वो पैसा 120 हो गया, मैंने 20 रुपये एडिशनल कमाया। तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी एसेट्स, लाइबिलिटीज़, आपकी नेटवर्थ कितनी है, राइट। तो आप बैलेंस शीट में दिखाते हो इन्वेंट्री अंडर करेंट एसेट, राइट। ये हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन भी इम्पैक्ट होता है। तो अगर मैं इन्वेंट्री सही से नहीं दिखाऊंगा तो मेरा बैलेंस शीट गलत बनेगा, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन गलत आएगा, ठीक है। लिक्विडिटी एनालिसिस, इसको समझना। आपको पता होगा कि बैलेंस शीट में राइट साइड में आता है एसेट, लेफ्ट साइड में आता है लाइबिलिटीज़। तो एसेट में क्या होता है, फिक्स एसेट, करेंट एसेट। तो करेंट एसेट में इन्वेंट्री आता है, राइट। और करेंट लाइबिलिटीज़ में हो सकता है सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब आएगा, राइट। तो आइडियली जब आप बैंक से जाते हो ना लोन लेने, तो बैंक बोलता है कि आपकी आइडियल रेशियो में चाहिए 2:1, मतलब आपका करंट एसेट शुड बी 2 टाइम्स द करंट लाइबिलिटी। मतलब अगर करंट लाइबिलिटी मेरी 1 करोड़ है तो आपके पास करंट एसेट 2 करोड़ की होनी चाहिए। तो मैंने तो दिखा दिया मेरे पास 2 करोड़ है, बट जब मैं अल्टीमेटली देख रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि अरे यार, इसके करंट एसेट्स में iPhone 11 है, आज iPhone 17 चल रहा है, तो ये तो बहुत पुराना है, तो इसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए क्या। और इसने फुल वैल्यू पे ले रखा था, जितना जब iPhone 11 लॉन्च हुआ था उस समय लेट्स सपोज 60,000 इसकी वैल्यू थी, अभी भी इसने 60,000 ले रखा है 6-7 साल बाद। तो क्या ये 60,000 वैल्यू करेक्ट लग रहा है क्या, गलत है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू को कम करना चाहिए, राइट, कम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्वेंट्री में आपको राइट डाउन करना पड़े वैल्यू को, ठीक है, बिकॉज वो स्लो मूविंग है, उसका अभी सेल होने में टाइम लगेगा, बिकॉज आपने लेटेस्ट मॉडल लॉन्च कर रखा है, तो पीपल तो iPhone 17 कर देंगे, iPhone 11 का ज़माना चला गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इसको राइट डाउन करना पड़े। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है, गॉट इट, यस। तो अगर इन्वेंट्री गलत होगा तो गलत लिक्विडिटी एनालिसिस होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी एनालिसिस में भी हेल्प करता है। ये आपके बुक में जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, कोई रट्टा नहीं मारना। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, शेड्यूल 3, जो कि अल्टीमेटली आपको बताता है, आपने सुना होगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो जिसमें ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट बनाते हो। इसके लिए उसने शेड्यूल 3 ने फॉर्मेट दे रखा है, जिसमें ये बोला है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन्वेंट्री का, प्लस आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट प्लस क्लासिफिकेशन, मतलब रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हो सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो सिग्निफिकेंस इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पहला डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा रहेगा तो इनकम ज़्यादा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम रहेगा तो इनकम कम आएगा, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तो आपका इनकम कम आएगा, ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो आपका इनकम ज़्यादा आ जाएगा। सेकेंड इज असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, तो अगर आपका इन्वेंट्री गलत होगा तो बैलेंस शीट गलत होगा तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन गलत होगा। लिक्विडिटी एनालिसिस, अगर आपका लिक्विडिटी एनालिसिस कैसे होता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़। तो अगर आपका करंट एसेट इन्वेंट्री गलत हो, इन्वेंट्री गलत वैल्यू हो, तो आपका लिक्विडिटी एनालिसिस भी आप गलत कर सकते हो।
एंड लास्ट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। शेड्यूल 3 भी बोलती है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बताना पड़ता है कि आपके इन्वेंट्री की पॉलिसी क्या है, और हर इन्वेंट्री के क्लासिफिकेशन की, मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस की आपको कैरिंग अमाउंट बतानी पड़ती है, मतलब किस वैल्यू पे वो है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से ये सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आपको एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन से अब इसको पढ़ना है, इसी से अब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये बोलता है कि आपको इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। आपने अभी अपने एग्जाम्पल में देखा कि आपने फ़ोन 5,000 में ख़रीदा था, राइट, और आपने उसको 6,000 में बेचा था, राइट। तो आपकी कॉस्ट कितनी लगी थी, कितना आपका लगा था पैसा, 5,000, आपने बेचा था 6,000 में। तो ये स्टैंडर्ड ये बोलता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से आता है। ठीक है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम नहीं जानना है, बट इन्वेंट्री की जो भी कंसेप्ट है, ट्रीटमेंट है, ये सब इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से आता है। तो ये बोलता है कि आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करना है एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का फुल फॉर्म क्या हुआ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब आपको रियलाइज़ करके कितना मिलेगा, मतलब बोलते सिंपल से टर्म्स में कितने में आप सेल करोगे, बस अभी ये समझो, डिटेल में समझेंगे। तो मैंने 5,000 का चीज़ खरीदा और 6,000 में बेचा, तो 6,000 इज़ द रियलाइजेबल वैल्यू, 5,000 इज़ द कॉस्ट। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है आपको लोअर पे वैल्यू करना है, मतलब लोअर कितना हो गया, 5,000, वाई नॉट हायर। देखो हायर पे इसलिए नहीं वैल्यू करना है बिकॉज ये प्रूडेंस के अगेंस्ट हो जाएगा, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। वो क्या बोलता है, प्रूडेंस ये बोलता है कि अगर आपके कोई लॉसेस एक्सपेक्टेड होने वाले हैं तो आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, बट अगर आपको लगता है कि कोई आपको इनकम आएगा, गेन आएगा, तो वो जब रियलाइज़ हो जाएगा तब आप उसको रिकॉर्ड करना। तो इसका मतलब मेरे पास आज तो ये फ़ोन के फॉर्म में, आज तो ये रियलाइज़ नहीं हुआ है, तो आज आप 6,000 पे रिकॉर्ड मत करो, आज आप 5,000 पे रिकॉर्ड करो। बिकॉज अगर आप 6,000 पे रिकॉर्ड कर लोगे तो आप बोलोगे मेरा तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, बट क्या ये प्रॉफिट हुआ है, क्या रियलाइज़ हुआ है, क्या नहीं। तो ये तो जब आप बेचोगे तब हुआ। अब सपोज़ कि मार्केट में अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च हो गए, तो ये फ़ोन पुराना हो गया, अब इसका वैल्यू एक्चुअली में 4,500 हो गया मार्केट में। तो एक बात बताओ, एज पर द प्रिंसिपल आप क्या करोगे, इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट कितना है, 5,000, अब मार्केट का वैल्यू कम हो गया 4,500, तो आप प्रूडेंस बोलता है कि सिंस लॉस होगा जब आप बेचोगे तब तो आज ही रिकॉर्ड कर लो, तो आज आप इसको 4,500 में रिकॉर्ड कर दोगे, मतलब 500 का आप लॉस बुक कर लोगे। ठीक है ना, अब ये जो आप कंपैरिजन करोगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये आइटम वाइज आइटम करोगे, ग्रुप लेवल पे, प्रिंसिपल यूनिवर्सल लेवल पे नहीं करोगे। यानी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने लिया कि हमारा एक आइटम ये है, ठीक है, जो 10,000 रुपये में हमने ख़रीदा है और उसकी मार्केट का वैल्यू 12,000 है। आइटम बी जिसको हमने 12,000 रुपये में ख़रीदा है, 8,000 रुपये उसकी मार्केट में वैल्यू है। आइटम सी 15,000 रुपये उसकी टोटल कॉस्ट है, 45,000 उसकी क्या है, एनआरवी है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट मेरी पूरी इन्वेंट्री कितनी हुई, 37,000। टोटल एनआरवी हमारी इन्वेंट्री कितनी हुई, 34,000। तो क्या मैं बोलूँ कॉस्ट और एनआरवी टोटल लेवल पे करना है, यूनिवर्सल लेवल पे करना है, 34,000 नहीं, आपको आइटम वाइज आइटम करना है। तो जितने आईफोन हैं सबको मैं एक जगह क्लब कर दूंगा, iPhone 11 एक जगह, iPhone 12 एक जगह, iPhone 13 एक जगह, उस तरह से। तो फर्स्ट केस में आइटम में कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 10,000 कॉस्ट पे आ गया, 12,000 8,000 विच एवर इज लोअर 8,000 पे आ गया, 15,000 14,000 विच एवर इज लोअर 14,000 पे आ गया। तो इसलिए हम इसको आइटम वाइज आइटम पे करेंगे, राइट, क्योंकि हर एक आइटम का अलग अलग मार्केट सिनारियो हो सकता है, अलग अलग उसके मार्केट फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसके प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए आपको आइटम वाइज आइटम लेना है, यूनिवर्सल लेवल पे नहीं लेना है। नाउ अब ये जो कॉस्ट हुआ और ये जो एनआरवी हुआ है तो हम ऊपर ऊपर लेवल पे समझ ले, अच्छा कॉस्ट का मतलब हमने क्या इंकर किया, एनआरवी का मतलब कितना हमें सेल मिलेगा, इसको डिटेल में समझते थोड़ा। तो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, तो कॉस्ट का मतलब क्या बोलता है, कॉस्ट का मतलब बोलता है आपने एक मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में समझ लो, तो ट्रेडिंग वाले एंटिटी के केस में तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये बोलता है कॉस्ट का मतलब होता है 3 चीज़, कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या हुआ, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, एंड फिर अदर कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग द मटेरियल इनटू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। सबको डिटेल में बताऊंगा। तो पहला, आपने रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लेकर आया, उसका खर्चा कौन बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज। मतलब कि आपने जब वेंडर से निगोशिएट किया तो वेंडर ने बोला 1 किलो का 100 रुपया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा परचेज प्राइस। बट हो सकता है आपने 1 किलो की जगह 1000 किलो ले लिया, तो आपने कुछ वॉल्यूम डिस्काउंट ले लिया, ट्रेड डिस्काउंट, राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस परचेज प्राइस कम हो गया, परचेज कॉस्ट कम हो गया, प्लस टैक्सेस इफ़ क्रेडिट नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो टैक्सेस ऐड कर दो। ट्रेड अवेलेबल मतलब समझो कैशबैक,
एक बात बताओ, आपने 100 रुपये का परचेज प्राइस पे किया, 18 रुपये का GST पे किया, ठीक है, और गवर्नमेंट बोलती है आपको 18 रुपये का कैशबैक दे देंगे, तो कैशबैक आपको कॉस्ट थोड़ी ना हुआ। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 रुपये पे किया और 10 रुपये कैशबैक मिला, था आपको कॉस्ट कितना हुआ? 490। बट अगर मैं बोलूँ इसको थोड़ा घुमा के, आपका प्राइस कितना लगा? 490 प्लस, अगर मैं बोलूँ आपने टैक्सेस पे किया 10 रुपये बट अवेलेबल नहीं था, तो टैक्सेस को ऐड करोगे तो प्लस टैक्सेस एक क्रेडिट नॉट अवेलेबल। अब अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन साइलेंट रहे, कुछ नहीं लिखा क्रेडिट अवेलेबल है कि नहीं, आपको मानना है क्रेडिट अवेलेबल नहीं है और उसको कॉस्ट का पार्ट लेना है, ये आई से अपने बुक्स में करती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, गुड्स को रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने का खर्चा। फ्रेट इनवर्ड हो सकता है मैंने सप्लायर के वहाँ से अपने फैक्ट्री पे लाने के लिए कुछ फ्रेट इनकर किया, राइट। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, और एक्विजिशन के कनेक्शन में कोई भी खर्चा डायरेक्टली लग रहा है, जैसे हो सकता है उसने बोला एक मैं अपना सामान बेच रहा हूँ तो इसमें एक रॉयल्टी लगेगा 10 रुपये का, तो उसको मैं ऐड करूँगा क्योंकि वो एक्विजिशन से कनेक्टेड है। रॉयल्टी के बिना मैं अक्वायर ही नहीं कर पाऊँगा, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब रॉ मटेरियल अपने फैक्ट्री तक लाने का खर्चा। अब कन्वर्जन कॉस्ट, अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मतलब प्रोडक्शन का खर्चा, जैसे डायरेक्ट लेबर जो उसमें बना रहा है खर्चा, वो फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री की रेंट हो गई, राइट। अदर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन इन कंडीशन। हो सकता है फैक्ट्री से तो मैं सेल नहीं कर पाऊँ ना, तो फैक्ट्री से वेयरहाउस पे लेके आना पड़ेगा, तो फैक्ट्री से वेयरहाउस का जो खर्चा हुआ, दिस इज ऑल्सो इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। इसका मतलब उसको सेल वाली कंडीशन में लाने के लिए हो सकता है कुछ मेरा पैकिंग चार्जेस हो, राइट, पैकिंग चार्जेस हो, कुछ डेकोरेशन चार्जेस हो गया, या हो सकता है कोई लग्जरी कार वाली कंपनी के इसमें आप बोलते हो मेरे इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, राइट, इस तरीके का मेरे को कलर चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, तो स्पेशल अदर कॉस्ट लग सकता है उसके केस में, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज लाने का खर्चा, कन्वर्ट करने का खर्चा एंड अदर कॉस्ट, ठीक है। एक्सक्लूजन्स, क्या क्या कॉस्ट के पार्ट नहीं होते, ये भी हो सकता है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दे दे कि भाई हमने ये खर्चा किया बट वो एक्सक्लूड हुआ, तो आपको उसको इग्नोर करना है, ठीक है। एक्सक्लूजन्स क्या क्या होता है, जैसे एडमिन ओवरहेड। एक बात बताओ, आप देखो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो इन्वेंट्री की वैल्यू में एडिशन कर रहा है, राइट। जो देखो रॉ मटेरियल खरीदा तो इन्वेंट्री बन रहा है, फिर उसको कन्वर्ट किया, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री, ये सबसे क्या हो रहा है, इन्वेंट्री का वैल्यू ऐड होते जा रहा है। इसका मतलब जो प्रोडक्शन का खर्चा होता है उसको मैं बोलता हूँ कॉस्ट। अब एक बात बताओ, एडमिन का खर्चा है, मतलब जहाँ हमारी हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे हमारी रेंट लग रही है, वहाँ के लोग हैं ऑफिस के, वो तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, दे आर नॉट वैल्यू एडिंग टू द इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में कुछ वो कर रहे हैं क्या, वैल्यू एड कर रहे हैं, नहीं, तो एडमिन ओवरहेड्स को आपको इग्नोर करना है। स्टोरेज कॉस्ट, एक बात बताओ, गुड्स को रखने से थोड़ी ना खर्चा होता है, राइट, स्टोर करके रखा हूँ, स्टोरेज इज़ नॉट अ समथिंग दैट इज़ वैल्यू एडिंग। हाँ, अगर ये वैल्यू ऐड कर रहा है, जैसे फैक्ट्री का स्टोरेज कॉस्ट हो गया, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्री में हो सकता है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में निकल रहा है, तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हो सकता है वेटिंग टाइम हो, तो वहाँ स्टोरेज कॉस्ट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, फॉर वैल्यू एडिशन। तो आप फैक्ट्री स्टोरेज को तो ले लोगे, बट वेयरहाउस स्टोरेज, शोरूम स्टोरेज, दे आर नॉट वैल्यू एडिंग, राइट, टू द इन्वेंट्री, टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो नहीं लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम किस चीज़ का ले रहे हैं खर्चा, हम गुड्स को बनाने का खर्चा ले रहे हैं, टू प्रोड्यूस द गुड्स, ये तो सेलिंग का गुड्स खर्चा हो गया ना, तो सेल का खर्चा कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं हुआ। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट। अगेन हम खर्चा को क्या बोल रहे हैं, जो गुड्स को बनाने का खर्चा लग रहा है, राइट, ये तो मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया ना, हम तो फाइनेंस कर रहे हैं, राइट। तो हो सकता है कोई बंदा मेरे जैसा गरीब हो, उसको बैंक से लोन लेके बिजनेस करना पड़ रहा है, बट हो सकता है कोई अंबानी जैसा अमीर हो, उसको बिना पैसा का चल रहा है, तो फाइनेंसिंग इज़ अ चॉइस, राइट। तो इट्स अ वे ऑफ फाइनेंसिंग, इट्स नॉट अ वे ऑफ प्रोडक्शन, तो इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है गुड्स, राइट, तो इसको आपको इग्नोर करना है। तो 4 तरीके के एक्सक्लूजन है, एडमिन ओवरहेड्स, क्यों, फैक्ट ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस के लोग थोड़ा ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैल्यू एड नहीं कर रहे, वो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। स्टोरेज, स्टोरेज अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो आएगा, बिकॉज इट इज़ वैल्यू एडिंग कर रहा है कि नहीं। थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो सेल्स का पार्ट हो गया, तो गुड्स को सेल करने का खर्चा लग रहा है, राइट। एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट, इट्स अ वे ऑफ फाइनेंसिंग, नॉट अ वे ऑफ प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो खर्चा लग रहा है वो इन्वेंट्री में लग रहा है, अगर हम प्रोडक्शन का पेमेंट करने के लिए, राइट, हम जो खर्चा कर रहे हैं उसका पेमेंट करने के लिए अगर मैं फाइनेंसिंग कर रहा हूँ तो वो इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट होता है, जो कि इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट वैल्यू एडिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। दो चीज़ था, इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हमने कॉस्ट डिस्कस कर लिया, अब एनआरवी। एनआरवी का मतलब हम भाषा में समझते हैं हम कितने में सेल कर रहे हैं, कितना हम बेच के पैसा कमा रहे हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, राइट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सेल हुआ, नेट का मतलब क्या, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया
कि इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट हमने ऑलरेडी समझ लिया, अब एनआरवी की बात करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमने आम भाषा में समझा सेल करके कितना पैसा मिलता है, बट वर्ड नेट यूज़ हुआ। नेट का मतलब क्या हुआ, नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। कि एक बात बताओ, अगर मैं 100 रुपये में सेल करता हूँ और एक सेल पे मुझे 2 रुपये का कमीशन पे करना पड़ता है, तो नेट रियलाइजेबल मुझे कितना मिल रहा है, 98 रुपीज़, राइट। 2 रुपये तो आपको खर्चा चला जाएगा, तो नेट में आपको कितना मिला, 98 रुपीज़, राइट। तो इसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, हम क्या करते हैं, हम 100 रुपये का एक रॉ मटेरियल खरीदते हैं और 2 प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं। प्रोसेस 1 में 50 रुपये इंकर करता हूँ, प्रोसेस 2 में 100 रुपये। तो टोटल मेरा खर्चा कितना लगता है, कॉस्ट 250 रुपीज़, राइट। अब जब मैं मार्केट में बेचता हूँ तो इसको बेचता हूँ 300 रुपये में, बट जैसे बेचता हूँ 10 रुपये का कमीशन पे करना पड़ता है, तो मैं अल्टीमेटली नेट रियलाइज़ कितना कर पाता हूँ, 290, राइट। तो ये स्टैंडर्ड ये बोलता है कि आपको इसको वैल्यू करना है कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्यों? क्योंकि आपको प्रूडेंस फॉलो करना है, आपको कंजर्वेटिज्म फॉलो करना है। आपको लग रहा है कि भाई आपकी इन्वेंट्री का वैल्यू कम हो गया, तो आप अभी ही उसको लोअर पे रिकॉर्ड कर लो, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ फिनिश गुड्स, कोई ऐसा गुड्स है जो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 सबके थ्रू जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसका मुझे कॉस्ट कितना लगा हुआ, 100 + 50 + 100 250, एनआरवी कितना 290, तो मैं बोलूँगा वैल्यूएशन होगा 250 में। नाउ ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वर्क इन प्रोग्रेस हो, अभी पूरा गुड्स नहीं बना, राइट। हो सकता है कोई ऐसे कपड़े होंगे जिसका भी स्टिचिंग पड़ा हुआ है, राइट। तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होगा, एक बात बताओ, मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में हो सकता है मेरा प्रोसेस 2 पेंडिंग है, प्रोसेस 1 के थ्रू हो चुका है, तो मेरा कॉस्ट अभी तक कितना लगा हुआ है, 100 + प्रोसेस 1 का 50, 150 लगा हुआ है। अब एक बात बताओ, क्या मैं जब एनआरवी निकालूंगा तो मैं ये बोलूँगा 300 रुपये मुझे मिलता है सेल करके, माइनस 10 रुपये सेलिंग, 290 बोलना चाहिए क्या मुझे? नहीं, 290 तो एक कंप्लीट गुड्स का है, बट 150 क्या कंप्लीट है क्या? नहीं, तो कंपेरेबल ही नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ अभी इसको बनाने में और कितना खर्चा लगेगा, 100 रुपया, तो उस 100 रुपये को मैं माइनस कर देता हूँ ताकि मैं कंपेरेबल निकाल पाऊँ कि अगर मेरे 300 रुपया फिनिश गुड्स में आएगा और अभी 100 रुपया का और मुझे वैल्यू ऐड करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट 100 रुपीज़ है, तो मेरा 200 रुपये मतलब बैक कैलकुलेट कर रहा हूँ, 300 रुपये में बेचता हूँ, 100 रुपया और बनाने में लगेगा, तो 200 रुपये पे आ गया, राइट, माइनस 10 रुपये सेल का, तो 190 हो गया। अब ये कंपेरेबल हो गया, तो मैं इसको वैल्यू करूँगा 150 पे, राइट। तो ये जुगाड़ है फॉर वर्क इन प्रोग्रेस कि टोटल जितना सेल करेंगे माइनस कितने का वैल्यू ऐड करना, भी तो उतना मुझे खर्चा करना है, तो उतना मैं माइनस कर दूँ, माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो फिनिश गुड्स में एनआरवी क्या होता है, सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल एनआरवी। हो सकता है मेरे पास कोई विंटर क्लोथ्स है, तो विंटर क्लोथ्स तो विंटर में बिकते हैं, तो अप्रैल में तो उसका दाम कम हो जाता होगा, तो मुझे लेना है ऑर्डिनरी कोर्स में कब सेल होता है, ऑर्डिनरी कोर्स में विंटर में सेल हो, तो वो प्राइस मेरे को लेना है। तो सेलिंग प्राइस ऑर्डिनरी कोर्स माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। इतना ऑर्डिनरी कोर्स मैं ऐसे आपको समझा देना डिटेल में, इतना एग्जाम में वैसे नहीं पूछता है, ठीक है। तो आपको जानना है सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब जो स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जिससे ये सारे प्रिंसिपल्स इंस्पायर हुए हैं, वो ये बोलता है कि आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करना आफ्टर सेलिंग एक्सपेंस, मतलब और ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कोई खर्चा होने वाला है तो आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, राइट। आपको लगता है कि आपको इन्वेंट्री बेच करके कम पैसा मिलेगा, तो आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लो। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस, क्योंकि कंप्लीट नहीं है तो पहले कितना कंप्लीट करने के लिए खर्चा लगेगा, ताकि ये कंपेरेबल आ पाए, जितना कॉस्ट लगा है उसके कंपेरेबल में मैं सेल प्राइस को ला रहा हूँ, इसके लिए मैंने क्या कर रहा माइनस कर रहा हूँ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल करने में कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगा, राइट। रॉ मटेरियल्स के लिए वी डोंट यूज़ द टर्म नेट रियलाइजेबल वैल्यू बिकॉज रॉ मटेरियल को हम सेल नहीं करते, तो हम इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एनआरवीज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपको वो यूज़ करना है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि बेसिस ऑफ इन्वेंटरी प्रिंसिपल कि हमें इन्वेंटरी को वैल्यू करना पड़ता है एट द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी। अब कॉस्ट में क्या होता है, हमने गुड्स को कितने में खरीदा, मतलब फैक्ट्री में लाने का खर्चा, हो सकता है कुछ परचेज प्राइस जो हमने वेंडर को पे किया उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया तो वो माइनस कर दूंगा, प्लस टैक्सेस अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन किया रहेगा तो हमें ये मानना है कि क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो कॉस्ट का पार्ट है, फ्रेट इनवर्ड हो गया, या कोई भी एक्विजिशन के चलते जो खर्चा लग रहा है जैसे रॉयल्टी का खर्चा हो गया। उसके बाद हमें ऐड करना है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, रॉ मटेरियल खरीद के हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री के खर्चे जो होंगे वो उसका ऐड करेंगे, एंड देन अदर कॉस्ट। अगर कोई स्पेशलाइजेशन का खर्चा है, सपोज कि कोई बोल रहा है कि कस्टमर मुझे ऐसा कस्टमाइज़ करना है, तो आप उसको ऐड करोगे बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। हो सकता है कुछ अनलोडिंग का चार्जेस लगा, हो सकता है मैं फैक्ट्री से तो सेल नहीं करूँगा तो फैक्ट्री से वेयर हाउस भेजने का खर्चा जो लगा
वो हो सकता है मेरा अदर कॉस्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया एनआरवी। एनआरवी का मतलब होता है जो मैं रियलाइज़ करता हूँ, नेट रियलाइज हो। नेट क्यों है? क्योंकि हमें सेलिंग एक्सपेंस माइनस करके दिखाना है। तो मेरा कितना सेल प्राइस है माइनस कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग है। और अगर वो वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो तो कंपेरेबल नहीं है, कॉस्ट तो मेरा कम है। वर्क इन प्रोग्रेस में तो अभी कॉस्ट और इंकर करना है, तो वो ये बोलता है कि जो आप एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और फिर माइनस कर दो आप सेलिंग एक्सपेंस, तो आ जाएगा एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और एनआरवी इन केस ऑफ रॉ मटेरियल होता है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम नाम से लग रहा है आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो, राइट। तो दो तरीका है, एक को हम बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक को बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब दोनों को समझना। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम नाम से लग रहा है पीरियोडिकली इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे। पीरियोडिकली मतलब हम साल भर अपना धंधा कर रहे हैं, ठीक है, परचेज करते जा रहे हैं और साल के एंड में या किसी एक दिन जाके हम इन्वेंट्री को काउंट कर लेंगे। अच्छा इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है, तो हमारा ये इन्वेंट्री हुआ। तो इसका मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा। इस केस में हमारा ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल से चले आ रहा है, साल में जितना परचेज़ किया सारा मेरे पास पड़ा हुआ है, माइनस जितना हमें मिला। मुझे मिला 50 मोबाइल फ़ोन, तो 50 मेरा स्टॉक है, बाकी सब मैं मानता हूँ कि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, राइट। तो एक बात बताओ, अगर 2 फ़ोन चोरी हो गया होगा तो क्या मैं बोल दूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में वो छिप गया है, राइट। बिकॉज आप इन्वेंट्री पे यहाँ पे कंट्रोल क्या कर पा रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप खरीद के सामान डालते चले जा रहे हो, क्या पता आप सेल कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, जाके एंड में बोल रहे हो जितना है वही इन्वेंट्री है, और आप माइनस करते रहो तो आ जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे आपका इन्वेंट्री का कंट्रोल नहीं है, तो आपका जो चोरी होता है लॉस वो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूडेड है, राइट। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या बोलता है? मैं बोलता हूँ इन्वेंट्री को जब परचेस करूँगा तो फिर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करूँगा, फिर जैसे इन्वेंट्री को इशू करूँगा, सेल करूँगा, फिर रिकॉर्ड कर लूँगा। जैसे कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम बोलते हैं रिसीट, इशू और बैलेंस। कितना मैंने खरीदा, कितना मैंने इशू किया और कितना मेरे पास बैलेंस है। जैसे 1 अप्रैल को मैंने 100 खरीदा, 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये आए, तो मेरा एट द एंड ऑफ 1 अप्रैल मेरे पास 100 क्वांटिटी था 10 रुपये का, 1000 रुपये का, 100 क्वांटिटी 10 रुपये का, तो टोटल वैल्यू था 1000 रुपये। 5 अप्रैल को मैंने 50 इशू कर दिया, तो मैं हर इशू के बाद रिकॉर्ड करता हूँ, राइट। तो 50 में से मैं बोलूँगा 10 का इशू किया तो 500 रुपये गया, तो एंड में मेरे पास 50 का बचा हुआ है, 10 रुपये वाला, तो 500 रुपये उसका वैल्यू हुआ। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ इन्वेंट्री कंट्रोल है मेरे पास, मैं अभी जाके बोलूँगा अरे मेरे हिसाब से 50 होना चाहिए, अगर वो 40 हुआ तो मैं बोलूँगा 10 चोरी हुआ, राइट। तो कहीं ना कहीं इस 50 में ही वो लॉस ऑफ गुड्स भी है, राइट, जो कि मैं इन्वेंट्री कंट्रोल करूँगा तो पकड़ लूँगा, राइट। अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं जो कि एग्जाम में आता है 5 नंबर का, एकदम ध्यान से समझना। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या हुआ, आप फिजिकल वेरिफिकेशन जाके एक दिन काउंट कर लोगे, बोलोगे यही तो मेरा इन्वेंट्री है, और बोलोगे इतना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लो तो जो बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हो नहीं मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूँगा, जैसे खरीदूंगा और रिकॉर्ड करूँगा कि मेरा इन्वेंट्री कितना हुआ, फिर सेल करूँगा, इशू करूँगा तो फिर रिकॉर्ड करूँगा मेरा इन्वेंट्री कितना हुआ। तो इट इज़ बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स। नाउ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पर पीरियोडिक में क्या कर रहे हो, किसी एक दिन जाके आप इन्वेंट्री काउंटिंग कर ले रहे हो, राइट। तो इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन एक किसी डेट का मिल रहा है, बट परपेचुअल में कंटिन्यूसली मिल रहा है, हर रिसीट के बाद, हर इशू के बाद, ठीक है। पीरियोडिक में आप जाके क्या करते हो, इन्वेंट्री को डिटर्मिन करते हो, और बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस केस में क्या करते हो, आप हर इशू के हिसाब से वैल्यू करते हो, राइट। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटर्मिन करते हो और इन्वेंट्री को बैलेंसिंग फिगर करते हो। आप क्या करते हो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटर्मिन करते हो, और बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, स्टॉक होता है ना। अगर गुड्स का लॉस हो गया तो पीरियोडिक में कहाँ पे इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, राइट, और यहाँ पे स्टॉक में इंक्लूडेड होगा। अब एक बात बताओ, पीरियोडिक में तो आप कुछ करने ही नहीं पड़ रहा, जाके एक दिन काउंट कर ले रहे हो, तो ये सिंपल है और लेस एक्सपेंसिव है। बट परपेचुअल में एक बंदा को रखना पड़ेगा जो नॉलेजेबल हो, सिस्टम रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉस्टलियर है। कि जब मैं पीरियोडिक में फिजिकली काउंट करूँगा तो मुझे अपने बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं अभी काउंट कर रहा हूँ फिर इधर से बिक गया तो कंट्रोल नहीं बन पाएगा, राइट। बट इन केस ऑफ परपेचुअल आपको बुक्स में रिकॉर्ड करते जाना, हर एक बार खरीदा रिकॉर्ड कर लो, फिर इशू किया रिकॉर्ड कर लो, तो यहाँ पे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस की। फर्स्ट वाले केस में पीरियोडिक इन्वेंट्री में आपके पास इन्वेंट्री कंट्रोल कुछ नहीं, बिकॉज आप एक दिन जाके कर रहे हो, ठीक है। परपेचुअल में इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल है। मैंने बोला ना यहाँ पे आपके पास कितना होना चाहिए बुक्स में, 50 से कम है तो आप बोलोगे चोरी है। तो जिसने भी आपको इन्वेंट्री कंट्रोल का चार्ज दे रखा है आप उसको बोलोगे भाई इतना तो चोरी हो गया। तो इन्वेंट्री कंट्रोल परपेचुअल में पॉसिबल है बट पीरियोडिक में पॉसिबल नहीं है।
सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। नाउ ये कैसे डिफरेंट, अभी तो हमने कॉस्ट का मतलब पढ़ा था, तो कॉस्ट का मतलब वही है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। बट ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो एक बात बताओ, मैंने जैसे अपना एग्जांपल लिया था, ठीक है, कि आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था 5,000 में और इसका सेल प्राइस फिक्स था 6,000 में, राइट। अब आप समझो कि आपने 2 फ़ोन ख़रीदा था, मोबाइल फ़ोन 5,000 में, ठीक है, फिर आप 1 महीना बाद जब खरीदे थे सेम मोबाइल फ़ोन सेम मॉडल आपने ख़रीदा 5,100 में, मार्केट में प्राइस तो फिक्स है 6,000। तो अब एक बात बताओ, और आपने एक्चुअली में बेचा मार्केट में 2 फ़ोन, तो आपके 2 स्टॉक में। अब एक बात बताओ, ये क्या बताएगा मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, कि अब ये जो 2 लेना है, 2 कौन सा कॉस्ट लेना है, क्या 2 ये वाले का लेना है या 2 ये वाले का लेना है, या एक इसका लेना है एक इसका लेना है, ठीक है। जिसको पता है ऑलरेडी मैं बताता हूँ, 2 अगर आप ये वाला ले रहे हो इसका मतलब होता है लीफो, तो आप बोलते हो ये वाला मैंने बेचा है, और अगर आप बोलते हो मैंने ये वाला पहले बेचा है तो इन्वेंट्री आपका ये हुआ, इसको बोलते हैं फीफो। आप बोलते दोनों में से एक एक आएगा, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। सो नाउ विल अंडरस्टैंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। तो 2 होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जिस प्राइस पर आपने पास्ट में पे किया उसको यूज़ करके आप इन्वेंट्री वैल्यू डिटरमिन करोगे। जैसे कि यहाँ पे 5,100 आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट था, ठीक है, उससे आप इन्वेंट्री का वैल्यू डिराइव कर रहे थे, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ पे पॉसिबल है कि आपके बुक्स में रिकॉर्डिंग हो रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट, वहीं पे हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज़ कर पाओगे। बट कुछ कुछ ऐसा भी होता है ना, रिटेल बिजनेस है, आपके घर के बाहर देखो ग्रोसरी शॉप है जिसमें वो खरीदते जाते बेचते जाते, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उस केस में आप नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज़ करोगे। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड आपको बताऊंगा कैसे होता है, बट पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में 2 चीज़ें, एक को हम बोलते हैं इन्वेंट्री जहाँ पे ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल नहीं है, मतलब जहाँ पे इन्वेंट्री इंटरचेंज नहीं हो पा रही है, राइट। मतलब जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मतलब हो सकता है कि मैं फर्नीचर बनाता हूँ, फर्नीचर एज पर द स्पेसिफिक नीड्स, आप बोलोगे मुझे ऐसा सोफ़ा बनाना है इस साइज़ का, मैं वैसा बनाता हूँ, तो क्या मैं बोल दूँ दूसरे का सोफ़ा आपके सोफ़ा में एकदम अंतर रहेगा। तो इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है। किसी ने बोला मेरा ऐसा ज्वेलरी बनाना है, राइट, तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है दूसरे से, सबका अलग अलग डिज़ाइन का बनता है, राइट। या किसी का मैंने बोला कस्टमाइज कार बनाना है, तो वो अलग रहेगा, राइट। जैसे आप बताओ, आप जाते हो बेकरी शॉप पे, बोलते हो मेरे को केक बनाना है, हैप्पी बर्थडे मिस दिस, हैप्पी बर्थडे मिस्टर दिस, तो वो केक इंटरचेंजेबल तो नहीं है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो वो सबसे सिंपल है, उस स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड इन्वेंट्री का आप बोल दोगे मेरा ये खर्चा लगा है, परचेज़ का इतना खर्चा लगा, कन्वर्जन का खर्चा इतना लगा, अदर कॉस्ट इतना लगा, तो वो तो ईजी हो गया, राइट। तो इस पे तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बना दोगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, इसलिए इस पर आईसीए पूछती नहीं है। आईसीए किस पे क्वेश्चन पूछती, इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, बट ऐसा भी तो हो सकता है। एक बात बताओ, मैं सॉप खरीदा 10,000, फिर 5,000 बेच दिया, फिर 10,000 खरीदा 5,000 बेच दिया, तो जो सॉप्स बच रहे, जैसे सपोज जो सॉप मैंने खरीदा, सॉप 10,000 सॉप खरीदा साबुन, इसमें से 5,000 मैंने बेच दिया, फिर 10,000 लिया, फिर 10,000 बेच दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो 5,000 बच रहा है, 10,000 10,000 20,000 खरीदा और 15,000 बेच दिया, 5,000 बचा। 5,000 तो कहीं से भी हो सकता है ना, इंटरचेंजेबल है, राइट। तो इस केस में कैसे करेंगे, तो 3 मेथड होता है, फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, बताऊंगा, ठीक है। जैसे बिस्किट्स, टूथपेस्ट एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। या जैसे क्लोथ की दुकान में जाओगे तो सेम तरीके के क्लोथ पड़े हुए, तो आप नहीं आइडेंटिफाई करोगे कौन सा पहला है कौन सा बाद है, तो इसमें एक मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा, राइट। आप नहीं बोल सकते इसका खर्चा इतना ही दिया था मैंने, इसका इतना दिया था, तो ये क्योंकि इंटरचेंजेबल इसलिए। और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में जो आता है वो अपने अलग से देखेंगे। तो अब मेरा फोकस रहेगा सिंपल आइडेंटिफिकेशन मेथड, तो आपको बता देगा कि इसका हमने इतना परचेज़ का खर्चा लगा, इतना मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिला, इतना मेरा टैक्सेस लगा जो कि रिकवरेबल नहीं है, ऐड कर दोगे, फिर इतना मेरा फ्रेट इनवर्ड लगा, इतना मेरा अदर डायरेक्टली एक्विजिशन का कॉस्ट लगा, इतना मेरा कन्वर्जन के लिए डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री का खर्चा लगा, तो वो तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट। जैसे ज्वेलरी के केस में क्या होगा, आपको बोला जाएगा इस कस्टमर ने बोला तो हमने इतना गोल्ड यूज़ किया, इतना अदर मटेरियल यूज़ किया, इतना लेबर यूज़ किया, तो आप वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। बट इन जो ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ये समझना है आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फीफो। फीफो में क्या हुआ, सिंपल सा फॉर्मेट क्या है, आप पहले डेट लिखते हो, फिर एक 3 बड़े बड़े कॉलम, रिसीट, इशू और अमाउंट या बैलेंस, तीनों के अंदर 3 छोटे छोटे कॉलम्स, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। 1 अप्रैल को लेट सपोज आपने खरीदा 100 क्वांटिटी, 10 रुपये का, तो 1,000 रुपये हो गया। आपने उस दिन कुछ इशू नहीं किया, तो आपका बैलेंस कितना है, 100, 10 रुपये वाला 1,000।
5 अप्रैल को फिर आपने खरीदा 200, 15 रुपये के हिसाब से 3000 आ गया। अब तो आपके पास जो उस दिन स्टॉक है आप कैसे दिखाओगे फीफो में? एक तो मेरे पास पुराना बचा हुआ है 100 रुपये का 10,000, फिर मैंने 200 क्वांटिटी खरीदा 15 रुपये वाला 3000। अब आपने इशू जो किया 50 इशू किया, तो आप बोलेंगे हम पे 50 इशू किया वो कौन सा इशू किया, क्या 10 वाला है 15 वाला? फीफो बोलता है जो पहले आया था, पहले कौन सा आया था 10, तो 10 क्या 500 रुपये के हिसाब से। तो आपका स्टॉक कितना बचा? पुराना 50 बचा हुआ है 10 रुपये के हिसाब से 500 रुपये, और जो 200 पुराना बचा हुआ है। इसका मतलब जो आपका इन्वेंट्री होता है वो कौन सा होता है? जो लेटेस्ट आपने कंसाइनमेंट खरीदा है वो है। तो लेटेस्ट कंसाइनमेंट कौन सा है? 200 रुपये वाला। तो देखो 200 का इन्वेंट्री पूरा है और पुराना 100 में से 50 गया है। अब आपने क्या किया और 50 बेच दिया, 100 बेच दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, पहले तो 50 पुराना वाला बेचा होगा, 50 × 10 500, और फिर जो 50 बेचा वो 15 वाला बेचा होगा, 50 15 750। तो जो 150 इन्वेंट्री बचा वो कौन सा है? लेटेस्ट कंसाइनमेंट का 15 रुपये वाला 2250। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? 2250, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लीफो। लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का सिंपली अपोजिट, कि ये क्या बोलता है कि जो आपने लास्ट में रिसेंटली खरीदा है वो पहले आप आउट करते हो, तो आपका इन्वेंट्री क्या होगा? जो आपने सबसे पहले खरीदा था अर्लीस्ट लॉट्स वो होगा। सेम फॉर्मेट, डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस, उसके अंदर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। आपने 1 अप्रैल को खरीदा 100 क्वांटिटी 10 रुपये के हिसाब से 1000, तो आपको उस दिन बैलेंस कितना है? 100 × 10 × 1000। 5 अप्रैल को आपने फिर खरीदा, सेम एग्जाम्पल है 200 15 रुपये के हिसाब से 3000, तो आपको उस दिन कितना पड़ा हुआ है? 100 क्वांटिटी 10 रुपये के हिसाब से 1000, 200 क्वांटिटी 15 रुपये के हिसाब से 3000। नाउ 10 अप्रैल को आपने इशू कर दिया 50 क्वांटिटी। तो एक बात बताओ, जो आप इशू करोगे किस में से होगा? जो लास्ट आया था, रिसेंट आया था, मतलब 50 15 वाला गया हुआ तो 750, तो 100 × 10 × 1000, और 200 में से 50 चला गया तो 150 उसका इन्वेंट्री है। अब आपने 100 फिर आउट कर दिया, तो 100 मैं किस में से मानूंगा? लेटेस्ट वाले में से। तो 100 में से 15 चला गया तो 1500, तो इन्वेंट्री कितना होगा? पुराना वाला 100 × 10 = 1000 है, और 50 × 15 = 750। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? दिस 1750। नाउ सिंपल एवरेज मेथड क्या बोलता है कि आपके जितने भी प्राइसेस है सबको ऐड कर लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ प्राइसेस से। इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं सेम फॉर्मेट में। 1 अप्रैल को मैंने 100 क्वांटिटी खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, टोटल 1000 रुपये। तो मेरा बैलेंस कितना है? 100 क्वांटिटी 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये। 5 अप्रैल को मैंने फिर 200 खरीदा 15 रुपये के हिसाब से 3000, तो मेरा इन्वेंट्री कितना हो गया? टोटल कितना है? 300, और 10 + 15, दो प्राइस है अभी तक मेरे पास, 10 + 15, 10 + 15/2, राइट। कितना हो गया? 12.5, 3750 इन्वेंट्री हो गया। अब मैंने 50 इशू किया, तो सेम प्राइस इशू करूँगा 12.5, 625 आ गया। तो इन्वेंट्री कितना बचा? 250, 12.5, 3125। अब अगर मैंने 100 इशू कर दिया तो किस पे इशू करूँगा? उसी प्राइस पे 12.5 पे, तो 1250। तो इन्वेंट्री कितना होगा? 150, सेम प्राइस पे 12.5, 1875। बट सिंपल एवरेज मेथड भी कहीं फॉलो नहीं किया जाता, बिकॉज एक बात बताओ, मैंने दोनों लोट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे दिया, 10 + 15/2 कर दिया, बट इसमें तो कम खरीदा, इसमें ज़्यादा खरीदा, तो मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना चाहिए था ना, ज़्यादा वेट इसको देना चाहिए था। अब इसलिए आ जाता है वेटेड एवरेज मेथड, जहाँ पे आप क्वांटिटी को वेट्स देते हो, ठीक है। तो वेटेड एवरेज में सेम एग्जांपल, आपने 1 अप्रैल को देखना, ये एग्जाम में आता है, 100 क्वांटिटी आपने खरीदा 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये, तो बैलेंस कितना होगा? 100 क्वांटिटी 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये। नाउ अब एक कैच है, आपने 200 क्वांटिटी खरीदा 15 रुपये के हिसाब से, तो टोटल आपने दिया 3000। अब होता क्या है, आपको वेटेड एवरेज कैसे निकालना है? तो देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों को आपको ऐड करना है। कितना हुआ? 300, और इस अमाउंट को ऐड करके लिख देना 4000, और फिर डिवाइड करोगे तो आपका रेट आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट बाई टोटल क्वांटिटी आपका रेट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लोगे अमाउंट पे आप ऑलरेडी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो और डिवाइड कर रहे हो क्वांटिटी से, अपने आप क्वांटिटी का उसमें वेट आ जा रहा है, ठीक है। अब आपने अगर 50 इशू किया तो किस पे इशू करोगे? सेम रेट पे 13.33, 666.5, तो आपको 250 का इन्वेंट्री सेम रेट पे रहेगा। अगर आप उसमें से 100 इशू करोगे तो सेम रेट पे इशू हुआ, तो 150 बचेगा, सेम रेट पे 2000 रुपीज़ का इन्वेंट्री आ जाएगा, राइट। तो जो प्रैक्टिकली फॉलोड होता है आपका, वो दो ही होता है, फीफो और वेटेड एवरेज। देखो, आपको एग्जाम में बोल दिया जाएगा कि आपको फीफो फॉलो करना है, लीफो फॉलो करना है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। बट समझ लो फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस कि कब फीफो यूज़ किया जाता है, कब वेटेड एवरेज। तो फीफो कब यूज़ किया जाएगा? देखो, हम क्या बोल रहे हैं, जो पहले आया वो पहले का। तो अगर पेरिशेबल गुड्स है, FMCG टाइप का, जहाँ पे एक्सपायरी डेट होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जो पहले एक्सपायर होता है उसको पहले बेचते हो।
तो वहाँ पे फीफो यूज़ होता है। लेकिन जहाँ पे मिक्स हो जा रहा है, जैसे शुगर हो गया, राइस हो गया, पहले मैंने राइस खरीदा 100 किलो, फिर 100 किलो और ख़रीदा, अब किस में से बेच रहा हूँ मुझे नहीं पता ना, तो इंटरचेंजेबिलिटी ज़्यादा हाई है जहाँ पे मिक्सड हो जा रही चीज़ें। जैसे मैं क्रूड ऑयल खरीद रहा हूँ, तो क्रूड ऑयल पहले खरीदा फिर आया, तो सब मिक्स हो जा रहा है, तो वहाँ पे हम वेटेड एवरेज यूज़ करेंगे, बिकॉज जो मैं सेल कर रहा हूँ वो सब लॉट में से थोड़ा 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 हो सकता है, राइट, तो वहाँ पे वेटेड एवरेज यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स, तो मैंने बोला नॉन हिस्टोरिकल भी होता है कॉस्ट मेथड्स, मतलब जहाँ पे हम अपने हिस्टोरिकल प्राइस को यूज़ नहीं करते, मतलब जितने भी मैंने ख़रीदा था उसको यूज़ ही नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं है। जैसे रिटेल बिजनेसेस जो होता है, ठीक है, जहाँ पे मार्जिन पूरा प्रोडक्ट्स में सेम होता है, जैसे आपके सामने का जो किराना दुकान होगा, ग्रोसरी दुकान होगा, वो क्या करते हैं, वो सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उनका मार्जिन कॉमन होता है 5, 10, 15, 20% टाइप्स, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है आपके आसपास, तो उनका अक्रॉस प्रोडक्ट मार्जिन मोर और लेस सेम होता है, ठीक है। या ग्रोसरी स्टोर हो गया, गारमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटेल स्टोर जो हो गया, या फार्मेसी हो गया, राइट, इनका मार्जिन अक्रॉस प्रोडक्ट सेम होता है। तो इसमें कैसे निकालते हैं, तो देखो जैसे आपका परचेज दिया हुआ 15 लाख का, ठीक है, सेल्स दिया हुआ 16 लाख का, और आपका मार्जिन 20% है, तो मैं ये बोलता हूँ, मैं बैक कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैंने परचेज टोटल साल में इतना किया और सेल्स मैंने इतना किया, तो सेल्स को मैं क्या करता हूँ, एट कॉस्ट लेकर जाता हूँ, राइट। तो सेल में से अगर मैं प्रॉफिट हटा दूँ, मैं मानता हूँ कि अगर मैंने सेल इतने का किया होगा ना, तो मेरे को पता है इतना मैंने प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि मेरा मार्जिन अक्रॉस प्रोडक्ट सेम है। तो सेल में से प्रॉफिट हटा दूँगा तो कॉस्ट पर चल जाएगा, तो इतने का कितने का कॉस्ट का गुड्स मैंने बेच दिया, तो परचेज में से माइनस करूँगा तो स्टॉक आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ मैंने 16 लाख का जो सेल किया है उसमें से 80% का कॉस्ट है, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है, तो 12,80,000 हो गया। तो 15 लाख में से मैं 12,80,000 घटा दूँगा तो 2,20,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। 15 लाख का मैंने खरीदा था और 12,80,000 का गुड्स मैंने बेच दिया, उतने कॉस्ट का गुड्स, तो 2,20,000 मेरा हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड बुक में बस 2 लाइन का दिया हुआ है, ठीक है, आपको भी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। कभी कभी हो सकता है जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, जैसे मैं अपने बिजनेस में क्रूड ऑयल बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं मैं फ्लक्चुएशन से डील नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा स्टैंडर्ड कॉस्ट दे दूँगा कि हर लीटर का लेट से बस 100 रुपया, ठीक है, 102 रुपया फिक्स रहेगा, उसी हिसाब से एलोकेटेड रहेगा। जब भी मैं इशू करूँगा तो जितने क्वांटिटी रहेगा इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट में जो वेरिएंसेस रहेगा उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस चार्ज कर लूँगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट दिमाग में रख लो कि जो भी वेरिएंसेस आता है उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लेता हूँ। सो दैट वाज अबाउट कि हमारी क्या क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में एक हो सकता है स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है, जहाँ पे इंटरचेंजेबल नहीं है एकदम, वहाँ पे हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अगर वो इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है तो मेरे पास है फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। जो ज़्यादा वाइडली यूज होता है वो होता है फीफो, वेटेड एवरेज। जहाँ पे मिक्स हो जाए गुड्स वहाँ पे मैं वेटेड एवरेज यूज़ करूँगा, बिकॉज हो सकता है सब में से थोड़ा थोड़ा आएगा, और जहाँ पे मिक्स होने का चांसेस कम है वहाँ पे फीफो, ठीक है। नॉन हिस्टोरिकल मेथड से एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरा सेल प्राइस जो सेल्स हुआ उसमें से मैं बैक कैलकुलेट करता हूँ कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया होगा तो इतने कॉस्ट का मैंने सेल कर दिया, तो फिर बैलेंस फिगर में इन्वेंट्री आ जाता है। और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जहाँ पे इन्वेंट्री का प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, या जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे उनके रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस थोड़ा फ्लक्चुएट होते हैं, तो वो एक पास्ट ट्रेंड के हिसाब से किसी बेसिस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर देते हैं और उसी हिसाब से वो इशू करते हैं, ठीक है। और जो भी वेरिएंसेस होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट फॉर कर देते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है अभी, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, यही, ठीक है। नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट, हम क्या करेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में पूछते हैं। तो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और मैं 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा और आपको 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर दूँगा जो आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला टाइप, जहाँ पे आपको एग्जाम में रिसीट और इशू का डिटेल दिया रहता है, आपको बैलेंस निकालना पड़ता है, कैसे, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज के थ्रू। क्या आपने इतना रिसीट किया, इतना इशू किया, फिर रिसीट किया, फिर इशू किया, तो आपका इन्वेंट्री का वैल्यू कितना होगा, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना जो मैं ऑलरेडी बताया था, डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस, उसके अंदर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। अब एक Jan 25 में अच्छा क्वेश्चन आया था जिसमें क्या होता था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब हम सपोज हमने रिसीट किया ना, तो हमने फ्रेट इंकर कर लिया हर रिसीट पे 100 रुपया, या अनलोडिंग 150 रुपये का। तो जो फ्रेट अनलोडिंग रहेगा ये आपको इंकर करना, मतलब जो आपका यहाँ पे रेट आता है ना, रेट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका रेट आएगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सपोज आपने 10 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, 10 रुपये में ख़रीदा 10 क्वांटिटी, तो आपको 100 रुपया लगा, बट आपने 100 रुपये का एडिशनल फ्रेट का खर्चा इंकर कर लिया, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा,
10 इंटू 10 100 रुपये का आपने खरीद लिया प्लस 100 रुपये का फ्रेट निकल लिया डिवाइड बाई 10, तो आपको एक्चुअली में 20 रुपये का कॉस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी इंटू रेट ऑफ परचेज प्लस फ्रेट प्लस अनलोडिंग डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी। तो इससे आपका ये जो रेट है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपको डेसिमल लेना है, आई से 2 डेसिमल लेती है तो आपको भी 2 डेसिमल लेना है, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट टाइप 1 क्वेश्चन जो कि ईजी होता है। नाउ टाइप 2 क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, रिटेल इन्वेंट्री मेथड, रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन भी अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हो, आप बोलते हो यार देखो मेरा प्रोडक्ट्स में ना एक कॉमन मार्जिन है, ठीक है, 10-20% कमाता हो, तो मेरे को सेल जो मैंने किया ना उसको कॉस्ट पे लेकर आ जाओ और जितना आपने परचेज किया उसमें से माइनस कर लो, आपको स्टॉक आ जाएगा। मैंने इतना खरीदा था और जो बेचा वो ये है, तो जो बचेगा वो स्टॉक आ जाएगा। तो इसमें हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक मेरा गिवन रहता है, परचेजेस गिवन रहता है, और आपको सेल्स को एट कॉस्ट लेकर आना, तो आप दिखाओगे सेल्स इतना हुआ, मेरा प्रॉफिट इतना हुआ, तो मेरा सेल्स एट कॉस्ट ये है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ये है, ठीक है। कभी कभी होता है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया रहता है, ठीक है, क्वेश्चन में, जैसे अभी इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको ना दिया हो, बट आपको क्या दिया रहता है, क्लोजिंग स्टॉक सेल प्राइस पे दिया रहता है, तो आपको वहाँ पे मार्जिन निकालना पड़ता है। कैसे निकालोगे, मैं ये बोलूँगा, एक बात बताओ, अगर आपको मैं बोल दूँ कि आपके टोटल मतलब क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ मिल के आप इतना पैसा बना सकते हो और आपको टोटल खर्चा पता है, तो आप माइनस करके निकाल सकते हो कि मैंने जितना सामान खरीदा है, नॉट जितना मैंने सेल किया है, टोटल मैंने जितना सामान खरीदा है इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ, इतने में बेच सकता था और मैं खरीदा इतने में, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप इसमें क्या करते हो, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस कितना होता है, टोटल सेल्स वैल्यू इतना है कि मैं जितना भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल उसको कितना मैं बेच सकता हूँ, माइनस कितना मेरा कॉस्ट लगा, या तो परचेज के थ्रू आ सकता है, ओपनिंग स्टॉक के थ्रू आ सकता है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता है, जैसे मार्जिन आ जाएगा, उस मार्जिन को आप क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करते हो तो आपका बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट। अब उसे वो डिस्कस करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेजर्स XYZ आर इन रिटेल बिजनेस, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर देयर इंडेड दिस। तो इसने बोला कि हमने गुड्स सप्लायर से रिसीव किया 15,75,000 में, दिस इज सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, तो 3% का ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस कर देना। अब जब GST लगता है ना, वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट पे लगेगा, मतलब 15,75,500 माइनस 3% जो होगा उसके ऊपर फिर आपको 11% लगाना है। सिंस GST के बारे में कुछ बोला नहीं है तो आपको एक कॉस्ट का पार्ट ऐड करना है, ठीक है। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना है, येस, बिकॉज कि कॉस्ट ऑफ परचेज है, राइट। सेल्स हमने इतना किया, अब सेल्स में आपको मार्जिन बताया रहता तो आप सेल्स में से मार्जिन निकालते और बोल देते मेरा परचेज ये है माइनस सेल्स एट कॉस्ट, तो आ जाता क्लोजिंग स्टॉक। और ये सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बट वो अवेलेबल नहीं है, तो आप ये बोलते हो देखो मैंने जितना भी सामान खरीदा है उसका कॉस्ट यहाँ से आ जाएगा, इस दो इन्फॉर्मेशन से, जितना सप्लायर को पे किया माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस टैक्सेस प्लस पैकिंग ट्रांसपोर्ट, ये टोटल मैंने जितना खरीदा है, इसमें तो स्टॉक भी होगा जो सेल नहीं किया मैंने, उसका सेल प्राइस है, और आपको एक उसका सेल प्राइस पूरा दिया हुआ है, कैसे, जितना सेल किया प्लस क्लोजिंग स्टॉक का और परचेज मिला हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करोगे आप, तो आप बोलोगे देखो यार मैंने सेल कितना का किया, 22,45,500 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास 2,35,000 है, तो टोटल गुड्स का सेल प्राइस है 24,80,500 माइनस मेरा परचेज कितना लगा था, तो मैं बोलूँगा गुड्स मैंने इतना में खरीदा था माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इस पर आपको 11% GST लगाना है, ठीक है। फिर पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना है, फिर क्या आ जाएगा, फिर मैंने बोला इतने का परचेज किया वो माइनस कर दो, तो इतना मैं कमा सकता हूँ, तो 6,96,000 जो मैं कमाऊँगा डिवाइड बाई सेल प्राइस, तो आ गया मेरा 28.09। अब जितना भी मेरा सेल प्राइस था क्लोजिंग इन्वेंट्री का उसमें से मैं कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा इन्वेंट्री का कॉस्ट वैल्यू, राइट। अब कभी कभी होता है क्या, हो सकता है ना कि मैं सब पे कॉमन मार्जिन कमाता हूँ 10% 15%, बट हो सकता है जैसे मैं मोबाइल फ़ोन जितना ही बनाता हूँ सब पे 20% कमाता हूँ, बट एक कोई मोबाइल फ़ोन बहुत पुराने मॉडल का था तो उसको हो सकता है डिस्काउंट करके कम में स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए मैं कम में बेच दूँ, हो सकता है। तो कभी कभी हो सकता है एक ग्रॉस मार्जिन तो आप पूरे प्रोडक्ट्स पे इतना कमा रहे हो, बट वो बोलेगा कि देयर इज़ एन अबनॉर्मल ट्रांजेक्शन जहाँ पे आपका प्रॉफिट है तो ज़्यादा है या तो कम है, तो उस केस में कैसे करेंगे बताओ। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू 1,42,500 है 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, ठीक है। हमने परचेज़ किया इतने का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इतना का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है तो कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, यस। सेलिंग एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल चार्जेस, इसको आप लेते हो क्या, नहीं, ये तो एक्सक्लूजन में था। एक्सक्लूजन में क्या मैंने बोला था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के खर्चे को हटा दो। अगर कोई सेलिंग का खर्चा हो तो सेल का खर्चा, वो गुड्स में वैल्यू ऐड कर रहा है क्या, नहीं, वो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस मैंने करा दिया, शाहरुख खान से ऐड करा दिया मैंने, तो क्या उससे इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ रहा है क्या, नहीं, इन्वेंट्री और क्वालिटी बढ़ रहा है क्या, नहीं। फाइनेंशियल चार्जेस, ये तो मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये तो वे ऑफ फाइनेंसिंग है, राइट। प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड कर रहा है क्या, नहीं, तो कोई ये तो फाइनेंसिंग है, तो चॉइस हो सकता है मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा हो तो मैं खुद से बना लेता हूँ, मुझे बैंक से लोन की ज़रूरत नहीं है, बट किसी के पास
पैसे नहीं हो तो उसके पास एक चॉइस है कि वो बैंक से लोन लेगा, तो इट्स अ चॉइस, ठीक है। तो इसको आपको कॉस्ट का पार्ट ऐड नहीं करना है, इट्स नॉट वैल्यू एडिंग, ठीक है। सेल्स का काम है, यस। तो अभी तक क्या होता, सेल्स को कॉस्ट पे ले लो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग माइनस सेल्स एट कॉस्ट आ जाता है यहाँ तक। यहाँ तक तो एकदम सही है। सेल्स को एट कॉस्ट कैसे लेकर आएंगे, तो इसने बोला है कि 20% का हम प्रॉफिट सेल्स पे कमाते हैं, 20% का प्रॉफिट सेल्स पे कमाते हैं, तो 12,45,000 का 80% में ले लेता, आ जाता। बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, जिसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 21, रिमेंबर डेट अच्छे से देखना, 31 मार्च 21 वैल्यू 22 पे करना है। तो जब हम 31 मार्च 21 को कर रहे हैं, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री में a sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000, ठीक है। तो हमने कोई 50,000 का आइटम खरीदा था, उसमें से 17,500 मैंने राइट ऑफ कर दिया था, राइट। तो यहाँ पे 32,500 में बोल दो, इसमें एडेड होगा, ये तो श्योर है। दिस वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000, इसको हमने 45,000 में बेचा, मतलब 12,500 कमाया। तो कहीं ना कहीं इस पर हमारा वो 20% नहीं बन रहा है। बारिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस में ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 20%, तो सेल हो चुका, हट चुका है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक से भी इसको निकाल देंगे और सेल से भी निकाल देंगे, तो ये कंपेरेबल बन जाएगा क्या, यस। तो मैं बोलूँगा ओपनिंग स्टॉक 1,42,500 से 32,500 हटा दो, परचेज ऐड कर लो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड कर लो, तो हम कंपेरेबल बनाएंगे ना। फिर मैं बोलूँगा सेल्स हमारा कितना है 12,45,000, बट उसमें से 45,000 एबनॉर्मल सेल्स है जिसमें उल्टा फुल्टा कमाया हूँ, माइनस कर दिया 12 लाख। 12 लाख में मैंने 20,000 कमाया है, 20%, 2,40,000, तो 9,60,000 कॉस्ट हो गया, तो कंपेरेबल हो गया। दिस इज एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल, दिस इज एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल हो गया, तो इन्वेंट्री का वैल्यू हो गया 62,500, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट टाइप 1, जिसमें क्या आएगा, फीफो वेटेड एवरेज मेथड ज़्यादातर पूछा जाता है। सेकेंड टाइप में क्या बोला मेरे वाला, रिटेल मेथड पूछा जाता है, जहाँ पे आपको दिया रहेगा कि ओपनिंग स्टॉक ये है, परचेजेस ये है, सेल्स ये, हमारा मार्जिन ही होता है, माइनस सेल्स में से मार्जिन हटा दो तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। बट कभी कभी कुछ एबनॉर्मल आइटम दिया रहता है, तो आप क्या करोगे, एबनॉर्मल आइटम के लिए आप ओपनिंग स्टॉक से भी हटा दोगे और सेल से भी हटा दोगे, तो आपका नॉर्मल आइटम का कंपेरेबल बन पाएगा, तो आराम से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे। अब वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप 3 क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ आप इसमें फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखो, इसके बाद इसमें कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। होता क्या है, हम आइडियली क्या करते हैं, इन्वेंट्री को 31 मार्च को वैल्यू करते हैं, तो 31 मार्च को जितना काउंट हुआ उसको मैं इन्वेंट्री मान लूँगा। बट कभी कभी होता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, हो सकता है उस दिन हमें टाइम नहीं मिला या किसी कारण के चलते हम 31 मार्च जिस दिन हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं उस दिन इन्वेंट्री को काउंट नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, या तो थोड़े दिन बाद या थोड़े दिन पहले कर लेते हैं, और उस दिन जो आता है उससे क्या करते हैं, उतने का एडजस्टमेंट कर देते हैं। जैसे हो सकता है कि हमारे बैलेंस शीट 31 मार्च को बन रही है, उस दिन हम वैल्यू नहीं कर पाए, तो हम कब करते हैं, 15 अप्रैल को, जब हमें टाइम मिलता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में 15 अप्रैल का इन्वेंट्री दिया रहेगा और आपको इस बीच के ट्रांजेक्शन को आपको एडजस्ट प्लस माइनस करके आपको यहाँ पे पहुँचना रहता है, दैट्स इट। और एक क्वेश्चन अभी ये भी हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट के पहले हमने कर लिया, हो सकता है हमने 25 मार्च को कर लिया और 25 मार्च से 31 मार्च में जो ट्रांजेक्शन है उसको प्लस माइनस करके आपको 31 मार्च में पहुँचना है, ठीक है। सो इट्स अ रिकन्सिलिएशन बिटवीन इन्वेंट्री एज एट इन्वेंट्री काउंटिंग डेट एंड इन्वेंट्री एज एट बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा समझना, अगर आपकी फिजिकल इन्वेंट्री 15 अप्रैल को आई थी, तो एक बात बताओ, अगर आपके इस बीच में कुछ सेल्स हुआ था, तो सेल्स से क्या चलता है, क्या बोलूँगा, इन्वेंट्री कम हो जाएगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर सेल रिटर्न हुआ तो इन्वेंट्री बढ़ रहा हुआ तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सेल्स नेट ऑफ सेल्स रिटर्न याद रखना, सेल्स तो किस पे रहता है, सेल प्राइस पे रहता है, तो आपको उसको कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा, राइट, बिकॉज इन्वेंट्री इज मेजर एट कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स को सेल्स एट कॉस्ट पे ला दो, ऐड कर दो, बिकॉज सेल्स की ज़्यादा इन्वेंट्री कम होगा, तो मेरा वहाँ पे 120 था, अभी 100 दिख रहा है, मैंने 20 सेल कर दिया था, तो मैं 100 में से 20 ऐड करूँगा तब तो 120 पे जाऊँगा, राइट। और जो परचेजेस किया होगा तो यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू बढ़ा होगा, मान लो वहाँ पे 100 था, 20 खरीदा परचेज, तो यहाँ पे 120 दिख रहा है, तो 120 में से जब 20 माइनस करूँगा तब तो 100 पे पहुँचूँगा, तो परचेज को माइनस कर दूँगा ना। दूसरा, अब अगर हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं बिफोर, अगर 31 मार्च को बैलेंस शीट बन रहा है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है और मैं फिजिकल स्टॉकिंग थोड़ा पहले कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 25 मार्च, तो इस दिन मेरा इन्वेंट्री रहेगा। अब इसके बीच में जो परचेस करूँगा उससे तो इन्वेंट्री वैल्यू बढ़ेगा, तो परचेस को ऐड और सेल्स को माइनस करूँगा, ऑफ कोर्स परचेस नेट ऑफ रिटर्न, जो परचेस करूँगा उससे बढ़ेगा, परचेस कर रिटर्न कर दूँगा तो कम हो जाएगा, तो परचेस नेट ऑफ रिटर्न ऐड सेल्स नेट ऑफ रिटर्न माइनस, डन। नाउ
अब एक और भी चीज़ है, अब हमने क्या किया, हमने कॉस्ट पे लिया, देखो जैसे सेल्स को लिया कॉस्ट पे, परचेस कॉस्ट पे आएगा, और इन्वेंट्री का इन्फॉर्मेशन जो दिया रहेगा ना ये भी कॉस्ट पे रहता है। बट कभी कभी क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, जैसे कि बोलिए कॉस्ट में ना ऑलरेडी 1 लाख इंक्लूडेड है, बट उसका NRV 92,000 है, तो आपको 8,000 से माइनस करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा। समटाइम्स ए क्वेश्चन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग इट इज़ गिवन दैट कुछ स्लो मूविंग आइटम मिला है जिसका कॉस्ट 11,250 है, जो मतलब कॉस्ट में ऑलरेडी 11,200 पे इंक्लूडेड है, ठीक है। उसका NRV 5,250 है, तो जो 6,000 का है उसको आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। तो आपको दिखाना पड़ेगा जो आपको कॉस्ट आएगा, जैसे जो यहाँ पे आएगा आपको इस पर, फिर माइनस करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन ऑफ स्लो मूविंग आइटम्स या राइट डाउन ऑन अकाउंट ऑफ स्लो मूविंग आइटम्स 6,000। एक और भी आता है, ड्यू टू हैवी फ्लड्स सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर बियॉन्ड डिलीवरी डेट। हमने कस्टमर को बोला था हम आपको 26 मार्च तक दे देंगे, ठीक है, बट मेरे को खुद ही मिला 28 मार्च को, तो कस्टमर का लेट हो गया। अब कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया, और वो कस्टमर के लिए स्पेशलाइज्ड बनाया था, अब उसको 12,500 में ही बेच पाएंगे, तो 3,000 का रहेगा, वो भी हम ऐसे कर देंगे। यहाँ पे जो कॉस्ट आएगा माइनस रीवैल्यूएशन ऑफ दिस गुड्स स्पेशलाइज गुड्स 3,000, ऐसे करके डन। अब ये जो इन्वेंट्री टेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस, इसमें ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है 2 स्पेशल ट्रांजैक्शंस के थ्रू। अब उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक तो होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सबसे पहले समझो तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होता क्या है। होता क्या है कि सपोज़ मेरे को अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, मैं अपने कोलकाता से बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे हो सकता है भुवनेश्वर जाना है, मुझे हो सकता है मुझे सिलीगुड़ी जाना है, बट वहाँ पे मेरे ब्रांच खोलने के पैसे लग जाएंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, कुछ लोगों को पता करता हूँ कि आप मेरे एजेंट हो जाओ, आप मेरा सामान रखना बेचना, ठीक है, और आपको मैं कुछ कमीशन दे दूँगा। बट कस्टमर को ही ओनरशिप ट्रांसफर होगा, मतलब ओनरशिप मेरे पास ही रहेगा, वो मेरा ही गुड्स है, ठीक है। बट फिजिकल स्टॉक मेरे पास नहीं है, बट स्टॉक मेरा ही है, बिकॉज उसका ओनरशिप मेरे पास ही है जब तक वो बेच नहीं देता है। तो इस केस में वो गुड्स मेरा ही है, ठीक है। तो अब 2 तरीके केस आ सकता है, या तो जो गुड्स भेजता है कंसाइनर, जिसको गुड्स मिला वो कंसाइनी। तो अगर हम कंसाइनी है, मैं कंसाइनी हूँ, मेरे को किसी ने पूछा यार तो मेरा सामान भेज दे, मैं तेरे को कमीशन दूंगा, तो उसने मेरे को भेजा है, बट जब स्टॉक काउंटिंग किया होगा तो उसमें तो मैंने सारा काउंट कर लिया होगा, दूसरे वाले का भी, बट वो तो मेरा नहीं है। तो अगर हम कंसाइनी है तो हमें उसको अपने स्टॉक से एक्सक्लूड करना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया रहता है, हमने मार्च में रिसीव किया स्टॉक 8,000 का, ठीक है, और हमने सेल किया मार्च में 20%, और 15 अप्रैल को जब हमने स्टॉक काउंटिंग किया, तो हमने 15 अप्रैल को स्टॉक काउंटिंग किया, हमारा कुछ XXX हमारा स्टॉक का वैल्यू था। हमने बोला हमने कुछ कंसाइनर से लिया था 8,000 रुपये का, जिसका 20% मैंने 31 मार्च तक सेल कर दिया, 50% 15 अप्रैल तक सेल कर दिया, तो इसका मतलब 70% मैंने अभी तक सेल कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जो 30% बचा है 15 अप्रैल को जब मैं काउंट कर रहा हूँ तो 30% भी आया होगा, बट वो तो मेरा ओनरशिप नहीं है उसके ऊपर। हाँ, फिजिकल स्टॉक पूछते तो मैं इसमें दिखा देता कि हाँ मेरा फिजिकल स्टॉक का पार्ट है, बट एक्चुअली मेरा है क्या, ओनरशिप नहीं है। तो गुड्स अनसोल्ड कितना है, 8,000 इंटू 30% 2,400 रुपये। तो दिस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फिजिकली काउंटेड इन्वेंट्री। और अगर हम कंसाइनर है तो जो कंसाइनी के पास अनसोल्ड है, क्वेश्चन में दिया रहता है दिस इज द गुड्स कॉस्टिंग 24,000 रुपीज़ लाइंग अनसोल्ड विथ कंसाइनिंग, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके थ्रू ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है, गुड्स सेंड ऑन सेल और अप्रूवल। एक तो नॉर्मली क्या होगा, आप मेरे दुकान में आए, मैंने आपको सामान बेचा, आपका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया, सेल हो गया। दूसरा ये होता है कि मैंने हो सकता है आपको बोला आप 1-2 महीने के लिए गुड्स यूज़ करो, अच्छा लगे तो आप सेल अप्रूवल दे देना, फिर मैं सेल कर दूँगा, कंसेंट दे दोगे तो, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो 2 महीने के बाद रिटर्न कर देना, और अगर 2 महीने में आप रिटर्न नहीं करोगे तो मैं डीम्ड टू भी सेल मान लूँगा। ये आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913 में पढ़ते होगे, राइट, ये सेल के रूल्स। बट आपको क्वेश्चन में क्या समझना है, देखो आपको हमेशा एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना है, अगर कस्टमर के पास गुड्स है, अगर 31 मार्च को कस्टमर के पास गुड्स रहता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वो सेल नहीं हुआ है तो मेरा इन्वेंट्री का पार्ट होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। अगर कस्टमर के पास गुड्स है जहाँ पे कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दिया 31 मार्च के दिन में, तो वो मेरा इन्वेंट्री का पार्ट होगा, ठीक है। केस 1, हम समझते हैं कि हमारा जो सेल में मार्जिन होता है वो 20% होता है, ठीक है, क्योंकि हमें सेल को कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा इसलिए। अब सपोज़ हम 15 मार्च को हमने 10,000 रुपये का गुड्स सेल प्राइस पे हमने भेज दिया, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ठीक है। 31 मार्च को हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं और 15 मार्च को हम स्टॉक काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 मार्च को हम स्टॉक काउंट किए तो हमारा इतना वैल्यू आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन्होंने बोला
15 अप्रैल तक कस्टमर के पास टाइम है एंड इट इज़ पेंडिंग फॉर अप्रूवल। मतलब हमने कस्टमर को 30 अप्रैल तक का टाइम दे रखा है, तो कस्टमर के पास टाइम है, कस्टमर को अभी अप्रूवल नहीं दिया है, तो अभी तक सेल नहीं हुआ है, राइट। तो ये मेरा इन्वेंट्री का पार्ट है क्या? हाँ, फिजिकल इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक तो वहाँ पे ऐड नहीं करोगे, बट वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछे तो बोलोगे कि देखो भाई, जो मेरा 10,000 रुपये का सेल था उसमें से 2,000 माइनस करो प्रॉफिट, तो 8,000 रुपया मेरा इन्वेंट्री का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज अभी तक ये सेल नहीं हुआ, बिकॉज उनसे अप्रूवल नहीं आया, ठीक है। तो 31 मार्च के दिन सोचना कि ये सेल हुआ है क्या, नहीं, तो ऐड कर लो। केस 2, हमने 15 मार्च को 10,000 रुपये का सेल प्राइस पे हमने गुड्स भेजा। 31 मार्च को हम इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल रहे और 15 अप्रैल को हम स्टॉक काउंटिंग कर रहे हैं। कस्टमर ने 40% रिटर्न कर दिया 10 अप्रैल तक। तो एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे स्टॉक काउंटिंग कर रहा होगा, कुछ मेरा जो पैसा आया होगा यहाँ पे, ठीक है, उसमें ये तो इंक्लूडेड होगा 40%, मतलब 40% का कोई खेल नहीं है, 40% ऑलरेडी इसमें आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेनिंग अनसोल्ड, तो रिमेनिंग 60% हुआ, तो 60% 31 मार्च के दिन तो सेल नहीं हुआ था, तो इन्वेंट्री का पार्ट होना चाहिए। वैल्यू ऑफ स्टॉक, हाँ, फिजिकल स्टॉक कस्टमर के पास है, तो आप बोलोगे 10,000 का जो 60% है उसको एट कॉस्ट पे लेके आओ, वो मेरा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री का पार्ट हो जाएगा। केस 3 हर तरीके के केस में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। 15 मार्च को आपने कस्टमर को जो गुड्स भेजा 10,000 रुपये का भेजा सेल प्राइस पे, 31 मार्च को आप इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल रहे हो, और 15 अप्रैल को आपने एक्चुअल स्टॉक काउंटिंग किया, बिकॉज 31 मार्च को आपको टाइम नहीं मिला। कस्टमर ने 100% रिटर्न कर दिया 10 अप्रैल तक, तो मैं क्या बोलता हूँ, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा जब फिजिकली काउंट कर रहे हो तो नो ट्रीटमेंट। केस नंबर 4 जो कि कॉम्प्लेक्स है, जो कि बच्चे जहाँ पे एरर करती है, ठीक है। 15 मार्च को हमने 10,000 रुपये का गुड्स भेज दिया, 15 अप्रैल को हम स्टॉक काउंटिंग कर रहे हो, 31 मार्च में हमें जाना है। कस्टमर ने 40% रिटर्न कर दिया 10 अप्रैल को, तो इसमें आ गया होगा 40% का बात ही नहीं है। 60% अप्रूव हो गया, सेल हो गया, 16% सेल हो गया 15 अप्रैल तक। तो एक बात बताओ, 31 मार्च पे सेल हुआ था क्या? नहीं, तो 31 मार्च को हमारा इन्वेंट्री का पार्ट था, हाँ, फिजिकल स्टॉक का पार्ट नहीं था, इन्वेंट्री का पार्ट था। तो 10,000 का 60%, 6,000 माइनस 1,200 प्रॉफिट, 4,800, 31 मार्च को इन्वेंट्री का पार्ट हुआ, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट टाइप 3 क्वेश्चंस कि आप कैसे स्टॉक टेकिंग अगर 31 मार्च को नहीं करते हो, थोड़ा बाद में करते हो, पहले करते हो, तो बीच के ट्रांजेक्शन्स का रिकन्सिलेशन कैसे होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कंसाइनमेंट में कैसे करते हैं, गुड सेंट ऑन अप्रूवल में कैसे करते हैं, बता दिया मैंने। नाउ अब मैं 2 अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो बच्चे पे जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। बट उस क्वेश्चन के पहले मैं एक फंडामेंटल मैथमेटिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि आपका प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट बाय 100। अगर मेरा 100 रुपये का कॉस्ट है, ठीक है, और 20 रुपये का प्रॉफिट है, तो मैं बोल दूँ क्या 20/100 इंटू, तो 20% मैं कॉस्ट पे कमाता हूँ, ठीक है। और सेल्स पे कैसे आएगा? प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स कैसे आता है? सेल्स कैसे आता है? सेल्स आता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर मैं 100 रुपये का कॉस्ट लगा और 20 रुपये कमाया, तो सेल प्राइस कितना होगा? 120। तो आप क्या करते हो? प्रॉफिट 20 अपॉन सेल्स 120 इंटू 100, यही करोगे। तो अब इसी से क्वेश्चन आया, इसी से फॉर्मूला आया कि प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट पे 100 आ जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन सेल जो आता है वो कैसे आता है? प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100। सेल का मतलब क्या होता है? कितना कॉस्ट लगा, कितना प्रॉफिट कमाया, वही सेल होता है। सेल को दूसरे तरीके से मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैंने जितने में कॉस्ट किया प्लस जितना प्रॉफिट कमाया, तो P बाई C प्लस P। और अगर प्रॉफिट अपन कॉस्ट आना है तो कॉस्ट में कैसे जा सकता हूँ? उल्टा, सेल माइनस प्रॉफिट। सेल में से प्रॉफिट हटा दूंगा तो कॉस्ट ही हो जाएगा। तो कभी कोई क्वेश्चन दे सकता है 20% ऑन सेल्स, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स, कॉस्ट के टर्म में कैसे हुआ? तो मैं बोलूँ 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूँ और 5 रुपये का सेल करता हूँ, तो 1 रुपये का ही प्रॉफिट कमाता हूँ जब मैं 5 रुपये सेल में से एक प्रॉफिट माइनस कर दूँ, 4 रुपये का जब मैं कॉस्ट बनाता हूँ तो 1/4 तो कॉस्ट आ गया। इस तरीके से 20% कौन कॉस्ट, इसका मतलब 1/5 ऑफ कॉस्ट, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूँ जब 5 रुपये कॉस्ट का गुड्स बेचता हूँ, ठीक है। तो 1 रुपये प्रॉफिट कमाऊँगा जब मैं 5 + 1 6 रुपीज़ का सेल वाला गुड्स बेचूंगा, तो राइट, तो 1/6 अपन सेल्स आ जाता है, राइट, एकदम ईजी। अगर मैं 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूँ 5 रुपये के सेल पे, तो 1 रुपये का ही प्रॉफिट कमाऊँगा 5 - 1 4 रुपये के कॉस्ट पे।
1 रुपये कमाता हूँ 5 रुपये के कॉस्ट पे, तो 1 रुपये कमाऊँगा 5 + 1 6 रुपये के सेल्स पे, ठीक है। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये बोल रहा है कि इन्होंने X was closing his books on 31st March failed to take the actual stock which he did only on 9th April। इसका मतलब आप 31st मार्च को बुक्स क्लोज करते हो और 9th अप्रैल को आप स्टॉक टेकिंग किया, ऑन विच दिस इट वॉज असर्टेन टू बी वर्थ 250। इस दिन इसका वैल्यू 250 आया। तो अगेन यहाँ पे जो सेल्स होगा नेट ऑफ सेल्स रिटर्न उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, परचेज नेट ऑफ परचेज रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा, इतना तुम्हें पता है। अब इन्होंने कुछ पॉलिसी बताते हैं। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। तो जिस दिन डिस्पैच हो जाता है उस दिन सेल्स हो जाए रिकॉर्ड कर देते, मतलब निकल गया गोडाउन से। एंड रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न जिस दिन गुड्स रिसीव होता है। परचेज कब एंटर होता है? जिस दिन इन्वॉइस आ जाता है। देखो परचेज में हम ये नहीं बोल रहे कि जब गुड्स रिसीव होता है, वहाँ पे कहता है डे ऑफ डिस्पैच, यहाँ पे जब इन्वॉइस बन जाता है तो। अब इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन दिस एज पर सेल्स डे बुक आर दिस। इसका मतलब ये डिस्पैच हो चुका है तो इसको आप एड बैक करोगे। परचेज बिटवीन दिस आर 1200 आउट ऑफ विच 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल। तो 1200 हमने परचेज किया है बट उसमें से 500 आया नहीं है, 700 आ गया है, बिकॉज दे आर सेइंग 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। और तो ये परचेज सेल का डिटेल दिया। अब उन्होंने बोला गुड्स इन्वॉइस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 22 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल। बोलते हैं गुड्स हमने मार्च में रिसीव इन्वॉइस कर लिया, मतलब परचेज हमने मार्च में बना लिया होगा बट रिसीव कब किया? 4th अप्रैल को। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 1/3 ऑन कॉस्ट। इस तो 1/3 ऑन कॉस्ट। 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूँ जब 3 रुपये कॉस्ट का गुड्स बेचता हूँ, तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाऊँगा जब 4 रुपये का सेल करूँगा तो। असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं है, फिजिकल स्टॉक है। यही तो आ गया ना, यही बच्चे गलती करते हैं। फिजिकल स्टॉक है, मेरा फिजिकल स्टॉक कितना होगा वो निकालना है मेरे को, ठीक है। तो मैं बोलूँगा स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या रहेगा? 2,50,000 जो स्टॉक टेकिंग जिस दिन क्या उस दिन क्या है। अब मैं बोलूँगा सेल जो क्या उसको ऐड करूँगा बट कॉस्ट पे ऐड करूँगा। तो मैं बोलता हूँ सेल्स मैंने कितना किया? 17,200, राइट। और उसमें से मैं बोलूँगा सेल रिटर्न कुछ नहीं है, मेरा प्रॉफिट 25% ऑन सेल हुआ। 1/4 इज़ 25%। 25% ऑन सेल मैंने माइनस कर दिया इसका 25%, तो 12,900 आ गया। इसको मैंने ऐड कर दिया। एक याद रखना परचेज आपने किया है 1200 का बट आया है 500 रुपया। 500 का आया नहीं है अभी तक, रिसीव नहीं किया, तो आपने 700 रिसीव किया। तो 2,50,000 में कितना ऐड होगा? 700। फिजिकल स्टॉक ही तो जाना है ना, तो फिजिकल स्टॉक कितना होगा? तो आप बोलोगे 700 में माइनस करूँगा। और एक बात बताओ, आपने मार्च में इन्वॉइस कर लिया था बट आपने रिसीव किया था 4 अप्रैल को, तो क्या 31 मार्च को तो जब आप 9th अप्रैल को काउंट कर रहे होगे 2.5 लाख में, तो ये 1,000 तो इंक्लूडेड होगा। बट ये 1,000 31 मार्च को था क्या? नहीं। 31 मार्च को फिजिकल स्टॉक निकालना है तो आपको इसको 1,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो इससे आपका 2,61,200 आ जाएगा। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया। इसको आप जरूर देख के जाना, ये एग्जाम में आ सकते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें गलती कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्स द क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। तो आपका 6 लाख का प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 ऑन 31 मार्च 2022। तो आपका 6 लाख का प्रॉफिट आया है और 3,75,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो 3,75,000 का क्लोजिंग स्टॉक समझ कंसिडर करके हमने 6 लाख का प्रॉफिट लेकर आया। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ बुक्स। स्क्रूटनी ऑफ बुक्स से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला। क्या मिला? परचेजेस इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। बात बताओ, परचेज में आपने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स भी ले लिया। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स तो आपका फिक्स्ड एसेट होता है ना, इन्वेंट्री नहीं होता है, तो परचेजेस से माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो परचेजेस जब कम हुआ, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, बस हमें इतना पता है। हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड एट 40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। इसको मैं अलग से बताता हूँ, ठीक है। इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो 2,50,000 का गुड्स हमने इनवॉइस हो चुका था बट हमने स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया। तो क्या मैं इसमें स्टॉक में इंक्लूड करूँगा? और जब स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, चलो इससे भी प्रॉफिट बढ़ेगा। इन मार्च 22 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल। तो हमने कुछ मार्च में सेल कर लिया जो कि अप्रैल में रहेगा, तो मार्च बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा मार्च का, यस। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 22 एट अ मार्जिन प्रॉफिट ऑफ 33.3% ऑन कॉस्ट। तो अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता है जो 3 रुपये का कॉस्ट इंकर करता हूँ, तो 1 रुपये का ही प्रॉफिट कमाऊँगा जब 4 रुपये का सेल करूँगा। तो
25% ऑन सेल आ गया। दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 22, दिस वर टेकन इन एज सेल्स इन मार्च 22। तो मार्च 22 में अगर आप सेल ले लोगे तो मार्च का बढ़ा हुआ है प्रॉफिट, तो मार्च का प्रॉफिट कम होगा और मार्च का स्टॉक बढ़ जाएगा, राइट। तो अब इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालो 31 मार्च 2022 को और एडजस्टेड नॉट प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं स्टॉक निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला बात, स्टॉक 3,75,000 था। पहले वाले पे स्टॉक का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये सैम्पल्स दिया कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बता दूंगा सेकंड वाले का। थर्ड वाले में 2,50,000 का अपने स्टॉक में नहीं ऐड कर रखा था, तो 2,50,000 से आप स्टॉक को बढ़ा दोगे। और इसमें तो अपने सेल को गलत दिखाया था, तो कोई बात नहीं है। नाउ गुड्स कॉस्टिंग 75,000 और सेंट ऑन सेल और रिटर्न, कॉस्ट 75,000 का था। तो ये तो सेल अप्रैल में हुआ ना, सेल में नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ। तो सिंस अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 22, तो ये सेल अप्रैल का होना चाहिए, बट आपने मार्च में दिखा दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका स्टॉक का पार्ट होगा, तो 75,000 आपको ऐड करना है। तो 7 लाख आ गया आपका गुड्स स्टॉक, ठीक है। नाउ अब हम बोलेंगे, अब एक क्या होता है ना, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। सिंस आपका नेट प्रॉफिट ऑलरेडी निकल चुका है, आपने उसके बाद गलती निकाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, तो आप एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हो, जिसमें आप क्या बोलोगे, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। जो प्रॉफिट बढ़ाएगा उसको क्रेडिट करेंगे, जो प्रॉफिट घटाएगा उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपके परचेज में ऐड होगा, परचेज कम करोगे, एक्सपेंस कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो परचेज को कम करने के लिए आई एम सेड बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा, आपने खर्चा ज़्यादा दिखा रखा था। इसको मैं बाद में बताता हूँ, 2 नंबर बाद में बताऊँगा। इनवॉइस फॉर द गुड्स अमाउंट 2,50,000 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन स्टॉक, तो स्टॉक में ऐड कर दो 2,50,000 बाई स्टॉक, परचेजेस नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, ठीक है। 4th नंबर 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड, इतना हमने सेल कर रखा था बट मार्च अप्रैल में आया था, तो इससे सेल बढ़ेगा। तो 2 लाख का बाई सेल्स, जहाँ पे हमने सेल्स को रॉन्गली अप्रैल में कंसिडर किया, तो अप्रैल का माइनस भी कर देंगे, वो हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ मार्च का करेक्टली निकालना है। नाउ गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च एट ए मार्जिन ऑफ 1/3। तो 75,000 कॉस्ट है, तो कॉस्ट में 1/3 मार्जिन है, तो 25,000 का मार्जिन है, तो 1 लाख रुपये आ जाएगा आपका सेल प्राइस। तो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 22, दिस वर टेकन एज सेल्स इन मार्च 22। तो मार्च का सेल्स ज़्यादा बढ़ा हुआ, तो ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा, तो मार्च का सेल कम करेंगे। इतना तो पता चल गया, कितने से, 1 लाख से। तो 2 सेल्स 1 लाख आ गया, बट मार्च का स्टॉक भी भरेंगे, क्योंकि स्टॉक भी होना चाहिए, तो 75,000 से मैं स्टॉक भी बढ़ा दूंगा। नाउ सैम्पल्स का क्या करना है सेकंड। आप एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा, आपने जब गुड्स खरीदा हुआ तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या देखते हो, 2 परचेजेस। आपने सैम्पल खरीद लिया और आप सैम्पल को एंट्री नहीं किया, तो सैम्पल्स आप किसका किए हो, गुड्स का सैम्पल किया हो, गुड्स मतलब आपका इन्वेंट्री का। तो आप इसका एंट्री क्या करते हो, आप एंट्री क्या करते हो, सैम्पल्स अकाउंट डेबिट, खर्चा है, 2 परचेजेस। तो सैम्पल्स को आप डेबिट लेके चले जाओ, तो सैम्पल्स को डेबिट लेके चले गए, बट आपका परचेज भी तो कम होगा ना, आपने परचेज तो बढ़ा के लिया होगा परचेज, तो परचेज को कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आप 40,000 का फिर यहाँ पे प्रॉफिट का एंट्री कर दोगे बाई सैम्पल्स, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 10,40,000 आ जाएगा। सो दैट वाज अबाउट जो 2 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया था, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फाइंड करते हैं, एंड ये आपको ज़रूर करके जाना है। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, आपको ICAI के सारे इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ICAI के जो स्टडी मटेरियल में बाद में दिया वो सारे कर लेना, 3 या 4 है, और 2 क्वेश्चन पेपर बस कर लेना, एक सितंबर का, एक जैन का, दैट्स इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप द वीडियो वाज वेरी यूजफुल फॉर यू। मैंने एकदम बेसिक से पहले समझाया इन्वेंट्री क्या होता है, उसको सारे थेरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी बताए, ताकि बच्चे आराम से उसको एग्जाम में टैकल कर पाए। प्लस जिस तरीके के क्वेश्चन आए गए एग्जाम में पूछते हो, ऑल दी एडजस्टमेंट्स वो मैंने बताया। प्लस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ मुझे लगता है कि बच्चे डिफिकल्टी फाइंड करते हैं, उसको भी मैंने कवर किया। सो आई होप द वीडियो वॉज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और जब भी एग्जाम के पहले इस वीडियो को देखो ना, तो एग्जाम के पहले उस एडजस्टमेंट वाला पार्ट देख लो, जहाँ से मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कवर किया है, उसको देख लो। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट पार्ट वही है। अगर आप सब कुछ जानते हो इन्वेंट्री क्या है नहीं है, आपको सिर्फ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना है, दैट्स इट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ाई करो। फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, एंड फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम फॉर एनी क्वेरीज, एनी गाइडेंस यू नीड। All the best once again. Happy learning. Thank you for watching.